Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine with me नादिया खान and Zohaib हसन. हम मंडे टू फ्राइडे यहाँ लाइव शो करते हैं. माशाल्लाह आप तो अब आदी हो गए हैं. हाँ, और बहुत तेजी के साथ वीक निकलता है. अब बहुत खुश भी लग रही है, बहुत अच्छी भी लग रही है. थैंक यू सो मच. मौसम बदल रहा है. मौसम मजे का. और एक तो मौसम बदल रहा है वैसे जो हमारे इर्द गिर्द है, और रोड का मौसम बदल रहा है. हाँ. इतनी प्यारी सब गाड़ी चलाने लगे, सुकून से गाड़ी चल रही है और कहीं ट्रैफिक जैम भी नहीं हो रहा. ये मैं भी ये देख रहा हूं. आई एम आल्सो ऑब्जर्विंग इट. बाइक वाले भी हैं, वो भी बड़े तहम्मुल से बाइक चला रहे हैं. और एक्सीडेंट्स में मेरे ख्याल वैसे जो जनरली जो रोड स्पेस हम देखते थे उसमें कमी आई है. बाइक एंड कार्स की मैं बात कर रही हूँ. और लोग थोड़ा सा घबरा के चल रहे हैं. अच्छा, नई जगह भी मैंने कैमरास देखे हैं जो इंस्टॉल हुए हैं कराची में. जी. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ये बहुत अच्छा साइन है. अच्छा, लेकिन आज थोड़ा सा हम आगाज करते हैं. न्यूयॉर्क के जो मेयर का इंतखाब हो गया, ठीक है, और ज़ुरहान हमदानी मुंतखब हो गए. अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा देखे ना, एक कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इसलिए हो जाती है कि एक तरफ तो नॉन नेटिव्स, नेटिव्स, इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में. यूरोप में भी हो रहा है, यूएस में भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूएस के जो नेशनल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, ओरिजिन उनका वही है, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे और सारी चीज़ें. लेकिन दूसरी तरफ एक मेजॉरिटी, साइलेंट मेजॉरिटी कहें या इसको क्या कहें, वो ये भी है कि वो कहते हैं कि भाई अगर कोई हमारी अवामी खिदमत के काम करेगा तो हम उसे मुंतखब करेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो कोई भी हो. तो ये हमदानी साहब हो गए और इनका ताल्लुक भारत से. अच्छा, और मेरे ख्याल बहुत सारे लोग जो कि शायद ट्रंप की उनको पॉलिसी समझ नहीं आ रही होंगी, और क्योंकि ट्रंप इनको पसंद नहीं करते तो इसलिए चढ़ाने के लिए भी वोट दिया होगा कि बस ये इनको वोट दो क्योंकि ट्रंप नहीं पसंद करते. और ऐसे ही वोट नहीं मिले. 1969 से अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट्स मिले हैं. 20 लाख के करीब वोटर्स ने वोट दिए. आप देख रहे हैं क्या टर्नआउट रहा है. ये इससे कुछ साबित होता है. बहुत सारी बातें. अच्छा, सोचा जाए इससे एक बात तो ये साबित होती है कि आप कहीं से भी हो, आपका ओरिजिन कोई भी हो, लेकिन अगर आप अवामी खिदमत पर फोकस है, पीपल सेंट्रिक अगर आपकी पॉलिसी है, जैसे उन्होंने कहा कि वर्किंग क्लास को फोकस कर रहे हैं. न्यूयॉर्क में आपको पता है वर्किंग क्लास ज्यादा, तो उनकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के लिए वो बात कर रहे हैं. उनके रेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि वो वहां पर फीस कर दिए जाएंगे, बढ़ते नहीं जाएंगे रेंट. जब बात सही हो ना और फायदे की हो तो फिर अवाम ये नहीं देखती कि मजहब क्या है. बिल्कुल ऐसे ही. यूएस में उन्होंने देखा कि जी हमारे फायदे की बात कर रहे हैं. लेकिन एक और बात भी है, इसका ये भी मतलब है कि बाकी वहाँ मुसलमानों की तादाद काफी है. और इनकी मेरे ख्याल पहले वीडियो आई थी, आई कैन रिकॉल नाउ, कि हाथ से खाना खा रहे थे, चावल जब वो खा रहे थे और उस पर बड़ा वो लोगों ने मजाक, तो इसमें आगे बड़ी डिटेल में बात मजाक भी उड़ाया था. तो ये देखें चीजें, ये इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कोई ट्रोलिंग भी कर रहा है, आपके अगेंस्ट बात कर रहा है, आप करते हैं जो आप बिल्कुल ऐसे. उनकी वालदा के बारे में बताया कि वालदा का ताल्लुक भी इस यानी एंटरटेनमेंट से है और ऑस्कर नॉमिनी है मीरा नायर. याद है आपको? मीरा नायर, हाँ, उनके बेटे हैं. सीरियसली? अच्छा, ये नहीं मुझे पता था. ज़ोहैब को मतलब हर खबर पे नजर है. जबरदस्त, वेरी नाइस, आई डिडंट नो. तो खैर हम ये बात करेंगे, इसके ऊपर हम जरूर आगे बात करेंगे. अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है. 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है और बस इसी महीने 2-4 दिन की बात है. बताया तो यही जा रहा है कि वो लेकर आएंगे. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. आइन में तब्दीली की जाएगी और आइन में तब्दीली करना आपको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी और सारी चीज़ें, मतलब बड़ा ये आसान काम नहीं होता है. ठीक है, इसके लिए पूरे मतलब आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में वो तब्दीली शिकों में. तो आर्टिकल 243 में तब्दीली का बताया जा रहा है ऐसा, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके बाकायदा ये चीज़ें बताई. NFC अवार्ड में जो सूबों को इख्तियारात मिले थे वो भी शायद कुछ किए जा रहे हैं. फिर उसके बाद एक निसाब जो होगा तालीमी निज़ाम वो एक होगा, यूनिफाइड होगा. ये भी बताया जा रहा है कि इसमें तो यानी कि पूरे मुल्क में एक यूनिफाइड करिकुलम होगा. ये इसमें तरमीम लाई जाएगी. ये मुझे बेहतर लग रही है बात. मेरे ख्याल में तो इट्स गुड थिंग. हाँ, बिल्कुल. फिर ये कि उसको शायद मॉनिटर करना आसान होगा. देखिए, एक बात तो तय है जो मैं भी हमेशा कहती हूँ कि वक्त के साथ साथ आइन में और रूल्स में तब्दीली आनी चाहिए क्योंकि वक्त बदल रहा है. जदीद दौर में जदीद आपको चाहिए ऐसे लॉज जो कि आपके वक्त के साथ मुनासिब हो, लोगों को सूट करें. अब इस तब्दीली के क्या असरात होंगे देखेंगे. अच्छा, फिर उसके बाद जल्दी से हम बताए थे. फिर उसके बाद सिंध जॉब पोर्टल ओपन हो गया है. वो उसमें होगा कि आप अखबार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंध जॉब पोर्टल, ठीक है, और उसमें आप जाएंगे पोर्टल में और अपनी जो फील्ड है स्पेसिफाइड और आपका तजुर्बा है वो आप डालेंगे और तो आपको वो जॉब्स निकल आएंगी, कौन कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल है. अच्छा, तो ये अच्छी चीज़ है. यानी कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्ट आप अपने आपको किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है. कोई सिफारिश कुछ नहीं चाहिए. डायरेक्ट अप्लाई करें, अपने CV शेयर करें. एंड इफ यू आर सूटेबल फॉर द जॉब यू विल गेट इट. बिल्कुल ऐसे. और फिर हम कुछ ड्रामे की बात भी करेंगे. मैं मंटो नहीं हूँ,
बहुत हिट भी हो रहा है, कुछ उसकी सिनेमेटोग्राफी जो है वो बड़ी हिट हो रही है। सीक्वेंस जो सजल की वॉक थी और उसका मेकअप, उसका लुक, हम उस पे आज बात करेंगे वैसे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टर्स वगैरह से तो बात करते रहते हैं, एक्टर्स से भी, थोड़ा कुछ आज उस लुक को भी और एग्जीक्यूशन उसकी जरा डिफरेंट सी है ना। अच्छा ठीक है, उसकी हम sure. बात करेंगे। फिर वेदर से मुतालिक आपको बताएंगे मुख्तलिफ जगहों के, और उसके बाद सुनामी अवेयरनेस डे भी है आज, उस पर भी एक पैकेज हमने तैयार किया, वो भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं नादिया, हमारा अहम तरीन इशू, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर कराने का आदमी प्लान तैयार कर लिया। तरमीम में वफाकी इख्तियारात में इजाफा किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, NFC अवार्ड, आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तबादलों समेत अहम इस्लाहात इसमें शामिल है। जरा ये बता रहे हैं कि मुजव्वज़ा तरमीम में आर्टिकल 243 के तहत अफवाज पाकिस्तान के हवाले से नई तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 2113 में तबदीली का मंसूबा भी है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये एक्सप्लेन करें। ये होता यह है कि कंसल्टेशन होती है और ऑपोजिशन लीडर के साथ मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, लेकिन इसमें होता क्या है, अग्रीमेंट पे आते नहीं है किसी भी, और वो डिले होता जाता है, लिंगर होता जाता है प्रोसेस, क्योंकि उनकी तरजीहात कुछ और होती हैं, कोई और शख्स पर, और हुकूमत की कोई और होती है। तो अब इसमें तरमीम होगी कि इसमें ऑपोजिशन लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, तो लेकिन ये देखे ना, इन अदर वे ये थोड़ा सा जरा सा तशवीशनाक भी है, थोड़ी सी पावर बढ़ जाएगी, हुकूमत की, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी मर्जी का आ जाता है तो फिर आगे इलेक्शन में जैसे होता है हमारा रिगिंग वगैरह मैनिपुलेशन होती है, तो वो आसानी हो जाएगी। तो हाँ, इसके देखिए अब ये तरमीम तो आ रही है, लेकिन इसके बहुत से जाविये है ना, बेहतरी भी है, कहीं कहीं जब आप इसको देखेंगे तो इसकी मुख्तलिफ जहत है। लेकिन हैंड के कभी कभी फिर ये भी होता है कि ऑपोजिशन की वजह से जो कोई अच्छा काम होने भी जा रहा होता है तो वो रुक जाता है, उसमें रुकावट हो जाती है। हाँ, देखिए ना, दोनों तरफ से है ना ये। हाँ। अच्छा, एक और चीज है इसमें, NFC अवार्ड से मुतालिक, यानी सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम में दी गई, यानी सूबों को इख्तियार दे दिया गया, तालीम का इख्तियार भी और सेहत का भी, और मतलब उनको रिसोर्सेज फंड्स मिलते थे और वो खुद अपने फैसले लेते थे। पावर ज्यादा थी 18वीं तरमीम में। लेकिन अब NFC अवार्ड के तहत जो पैसे मिलते थे सूबों को, उनको थोड़ा सा कर्व किया जाएगा, ये पावर दोबारा से रिवर्ट हो जाएंगी विफाक की तरफ, जिस पर सिंध को थोड़ी तशवीश हमेशा से रही है, क्योंकि 18वीं तरमीम एक अचीवमेंट के तौर पर पीपल्स पार्टी ने ये जाहिर है इसमें बहुत एक्टिव किरदार अदा किया, और उनकी अचीवमेंट है कि वो 18वीं तरमीम लेके आए, सूबाई खुद मुख्तारी, ऑटोनॉमी लेकर आए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पैसे मांगने पड़ेंगे आपको। अब यही देखें, इसकी भी 2-3 जहतें, ठीक है। तो जब डिस्कस करेंगे इशू को, और ये जो तरमीम आएगी, जब डिटेल में डिस्कशन होगी तो पता चलेगा कि क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, और पीपल्स पार्टी का इस पर रिएक्शन क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि देखिए शहरी रहमान ये कह चुकी है, उनकी एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है कि वो ये कह रही है कि सूबाई खुद मुख्तारी पर हम कॉम्प्रोमाइज करना जरा मुश्किल हमारे लिए होगा, क्योंकि ये तो बड़ी हमने कोशिश करके और सियासी तौर पर एक हिकमत अमली बना के और लोगों के लिए खास तौर पर ये एक तोहफा था। अब देखिए ना, कितनी कंफ्यूजिंग सी बात है कि जी आप हुकूमत ये चाह रही है कि जी वी वांट टू मेक श्योर कि जो पैसा लॉट हुआ है वो प्रोविंस ने लगाया है, सूबे ने लगाया है, वो ये चाह रहे हैं। लेकिन सूबे वालों को अगर पैसे मिल ही नहीं रहे होंगे तो वो कैसे किसी प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, तो कितने सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। तो देखिए, अभी तो 2-3 चीजें, आर्टिकल 243 पे भी मजीद बात हो सकती है, लेकिन ये कि हम बात नहीं करेंगे, एनालिस्ट की तरफ जाएंगे। सीनियर साफी और तजियाकार हसन अयूब ने हमें ज्वाइन किया, एज लॉन्ग एज अवाम का भी फायदा हो, बस ये जरूरी है। हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। मैंने कुछ हुदूद से तजावुज तो नहीं किया ना? हुदूद के अंदर रहते हुए बयान किया भी है ना, एहतियात का दामन थामे रखा है मैंने। अगर 243 की बात आप कर रहे हैं तो बिल्कुल हुदूद के अंदर रहते हुए आपने बात की, लेकिन NFC के हवाले से जो बात कर रहे हैं, देखें बात ये है कि बिल्कुल नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ, उसमें सूबों को एक शेयर मिलता है, लेकिन आप ये देख लें कि वफाक IMF से या दीगर ममालिक से कर्ज लेकर सूबों में रकम तकसीम कर देता है, और जो टैक्स वसूल करना था सूबों ने, वो उनका जो वसूली का निजाम है वो इंतहाई कमजोर है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो आपकी सैलरीज की जो आपका ऊपर बर्डन इस वक्त मौजूद है, जो पेंशन्स का बर्डन मौजूद है, जो कि डिफेंस का बर्डन मौजूद है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने बियर करना होता है। तो जब फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे नहीं तो वो कर्ज लेकर अपने डे टू डे अफेयर्स चला रहा है, या डोमेस्टिक बोरोइंग कर रहा है, या आप जो है वो दूसरे ममालिक से या IMF से कर्ज ले रहे हैं, तो ये मामला कितना अरसा चल सकता है। तो जो NFC की जो इसके हवाले से जो शेयर है सूबों का, इसको कम करना नागुज़ीर है, अदरवाइज तो आप यानी मुल्क जो है वो कर्ज की दलदल के अंदर मजीद फंसता जाएगा। रहा सवाल जो आप बात कर रहे थे 243 के हवाले से, तो देखें अब दुनिया में जो वॉरफेयर है
वो उसकी जो यानी उसमें मीडियम्स तब्दील हो चुके हैं। अब कन्वेंशनल वॉर नहीं है, अब वॉर जो है वो मल्टी डायमेंशन हो जाती है। उसमें साइबर स्पेस वॉरफेयर है, उसमें आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसमें गोरिल्ला वॉर है, उसके अंदर जो है वो आपकी कन्वेंशनल वॉर है। तो नहीं असल में एक सेकंड, वो आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको जरा सा टाइट कॉर्नर में 243 है क्या, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू अगर आप दे दें, बता दें है क्या उसके अंदर 243 के अंदर, लोग ज़रा नहीं जान रहे। देखिए 243 के अंदर तो अभी जो चीज है कि इसमें आपने एक ही कमांड रखनी है, यानी आपकी पहले मल्टी कमांड्स थी, यानी आपकी जो तीनों कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट जाहिर उसको प्रेसिडेंट हेड कर रहा है, बिल्कुल सही हो। नहीं, प्रेसिडेंट हेड कर रहा था, प्रेसिडेंट वॉर के अंदर तो नहीं हुआ ना। अभी जो मार्का हक के दौरान आपको एक शख्स चाहिए जो तीनों की आपस में सिनर्जी रख सके, और ये यानी तीनों को एक ही टाइम पर कमांड मिल सके, एक ही कमांड से उन तीनों को ऑपरेट किया जा सके। और अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी इसमें हो जाएंगे, यानी उसका भी इख्तियार नहीं, अपॉइंटमेंट का इख्तियार नहीं है जी। अपॉइंटमेंट का इख्तियार तो जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी फेडरल कैबिनेट है उसी के पास है। फेडरल कैबिनेट ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसमें रेकमेंड वही करती है और प्रेसिडेंट उसको एंडोर्स करते हैं। नहीं यानी अब जो तरमीम आएगी इसमें हो सकता है मुमकिन तौर पे इसमें भी तब्दीली हो जाए, यही मैं कहना चाह रहा हूं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह के मामले। आई पर्सनली डाउट इट। अभी तो इसके हवाले से क्या सराई करने से मेरे ख्याल से गुरेज करना चाहिए, लेकिन इसमें मेरे जो अभी तक मैं समझाऊं उसमें एक ही कमांड होगी जिससे ये तीनों, यानी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, और इस वक्त अगर आप देखें तो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर यानी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के साथ हमारी इस वक्त कशीदगी जारी है। और आप ये देख लें कि जो अफगानिस्तान है उसने अपना जो नई अलाइनमेंट की है इस वक्त इंडिया के साथ, और जिस तरह मुल्ला मुत्तकी वहां जाकर उन्होंने गुफ्तगू की, तो वो पाकिस्तान की जितना अरसा हमने उनको होस्ट किया तो हमारे ऊपर तो उन्होंने एक किस्म की बैक स्टैबिंग की है। और इस वक्त भी हमारे जो नेक्स्ट टॉक्स होने जा रही हैं इस्तांबुल के अंदर, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान अपने उसी मौक़िफ़ को रिपीट करेगा कि आप जो है वो आपकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारा तो एक ही एजेंडा है, हम तो अपने पड़ोसी ममालिक के साथ प्यार के साथ रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान तरक्की करे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हों और हम अपने जो, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में 27वीं तरमीम इंतहाई जरूरी है कि एक चेन ऑफ कमांड हो और बहुत तेजी के साथ फैसले अगर होते हैं यकसुई के साथ हो, ताकि वो तो अच्छी बात है। ये थोड़ा सा हसन साहब करिकुलम के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि वो तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें तो बड़ी फिक्र है भाई कि ये अगर आपका एक ही करिकुलम हो पूरे पाकिस्तान में, यूनिफॉर्म करिकुलम, इसका क्या मतलब है? इसमें क्या ये ओ लेवल्स ए लेवल्स अफेक्ट होता है? ये तजवीज भी है ना हसन, इसके बारे में क्या? नहीं, इससे क्या फायदा होगा? आप ये देख लें कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से है। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से है नहीं। और सरकार के कितने स्कूलों में ओ लेवल्स और ए लेवल्स हो रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त अगर आप फर्क देखें, जो पंजाब के अंदर यानी प्राइमरी एजुकेशन है, आप सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन देखें, फिर आप उसमें फर्क देखें केपी और बलूचिस्तान के अंदर, तो इन तमाम को एक ही लेवल के ऊपर लेकर लाना चाह रहे हैं। और बेसिकली प्लानिंग है। अपने एजुकेशन के हवाले से अगर अभी भी आप प्लान नहीं करेंगे और फेडरल लेवल के ऊपर से अगर आप इसको मॉनिटर नहीं करेंगे, यकसुई नहीं होगी, तो फिर आपके बच्चों में बड़ा फर्क आ जाएगा। यानी आप इस टाइम देख लें, और अभी आज भी फर्क है, बिल्कुल आज भी फर्क है। अगर आप बलूचिस्तान के बच्चों को उठाकर देखें, स्टैंडर्ड फर्क है। इस्लामाबाद के अंदर कुछ स्कूल्स को देख लें तो जमीन आसमान का फर्क है। अभी मैं जीबी के कुछ स्कूल्स देख रहा था, बड़ी अपग्रेड हो गए हैं। और आई वाज शॉक्ड टू सी कि बहुत से खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल वो गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल्स के साथ जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये इतना फर्क आ चुका है। और इतना, यानी वैसे तो देखा जाए गिलगित बल्तिस्तान बड़ा रिमोट इलाका है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा तो ये मतलब इस्लामाबाद के साथ ही अगर आप देख लें तो खैबर पख्तूनख्वा स्टार्ट हो जाता है स्वाभाविक से। तो वहां से अगर आप देखें तो इतना बड़ा फर्क है। और मैं आई वाज शॉक्ड टू सी दो स्कूल्स। और एजुकेशन के साथ अगर आप हेल्थ को देख लें तो हेल्थ के हवाले से अगर सिंध में देखें तो बड़ा काम किया। अभी जो डॉक्टर अजरा हैं उन्होंने सिंध के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल्स थी उनका नक्शा बदल दिया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप जाके देखें जो वहां के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं तो आपको शर्म आ जाएगी। वहां पर तो लोगों
जो रेडी हैं यानी इसके पीछे भी मकसद ये लग रहा है कि बेसिक जो नेसेसिटीज है, बेसिक जो चीजें हैं अवाम को एक रियासत में रहते हुए वो यूनिफाइड जिसमें तालीम भी और एक जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब इक्वल एजुकेशन क्वालिटी फॉर ऑल। आई थिंक ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए बच्चे कभी किसी और सूबे में जाएं, लेटर ऑन जॉब करना चाहें तो वो बिल्कुल अप टू डेट हो, बिल्कुल हिस्ट्री से मुताल्लिक और सारी चीजें उनको एक ही तरह की। असल एक और चीज इसमें है, एक तो नाकदीन ये कहते हैं कि भाई ऑलरेडी 26वीं तरमीम में कोर्ट पैकिंग और टूथलेस हो गई अदलिया, वो कहते हैं क्रिटिसिज्म करने वाले। और अब 27वीं आ रही है और इसमें जनाब एग्जीक्यूटिव का इख्तियार मजीद बढ़ गया, ट्रांसफर तबादलों का इख्तियार मजीद बढ़ जाएगा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर जो जुडिशल सिस्टम था वो ऐसा नहीं था जैसा पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी ने ओवर स्टेपिंग करती रही और उसने इंक्रोच की स्पेस जो पार्लियामेंट की थी। पार्लियामेंट ने अपनी स्पेस को रिक्लेम किया है। आप ये देख लें कि जब आर्टिकल 200 के तहत अगर आपने जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रोविजन मौजूद थी, तो आर्टिकल 200 के तहत जो जजेस जहां से यानी मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद लाए गए तो उनको खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जो मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन होगी। और आप देख लें कि दुनिया में किसी मुल्क के अंदर जजेस की यूनियन नहीं होती, जजेस जो है वो ग्रुप के अंदर ऑपरेट नहीं करते, जजेस इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। लेकिन देखें ना, एग्जीक्यूटिव का अगर इख्तियार होगा, सन देखें बात तो ये है ना कि जब रियासत कोई अगर मुद्दई जाता है, कोई ऐसा आदमी जाता है इसका ज्यादती हुई है और रियासत के खिलाफ जाता है, अगर मुमकिन तौर पे हुकूमत के खिलाफ जाता है, तो वो जजेस जिनको हुकूमत ही अपॉइंट कर रही है, जिनको हुकूमत ही ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रही है, ठीक है, जिनका तरीक़ाकार भी हुकूमत मैनिपुलेट कर रही है, तो वो कैसे अनबायस्ड फैसले देंगे? हसन ये तो बात एक लॉजिक भी इसमें नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन में 5 मेंबर जो हैं वो जुडिशरी के हैं और 5 मेंबर ही बल्कि 4 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। तो इस वक्त भी अगर देखा जाए तो नंबर वाइज जो ज्यादा तादाद है वो तो जो जुडिशरी के मेंबर्स की है, यानी पार्लियामेंटेरियंस की तादाद तो ज्यादा नहीं है। इस वक्त भी जो अपॉइंटमेंट फॉर जजेस के लिए जो कमीशन इस वक्त मौजूद है, जजेस की एलिवेशन के लिए जो कमीशन मौजूद है, जिसको जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसके अंदर तो यानी अदलिया का नंबर अभी भी जो है वो भारी है। लेकिन इसके बावजूद देखिए आर्टिकल 200 में जो तरमीम होनी है, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट। जी बिल्कुल सर, आप ही को इजाजत है, हम तो मोहतात अंदाज में बात कर रहे हैं आपसे। जी, आप आर्टिकल 200 के तहत जो सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद लाया गया था लाहौर से, तो वो पहली बात तो उनकी कंसेंट शामिल थी, फिर इसमें उनकी जो चीफ जस्टिस थी आलिया नीलम साहिबा, उनकी कंसेंट शामिल थी, फिर मौजूदा जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस जया अफरीदी, उनकी कंसेंट शामिल थी। तो इन 3 साहिबान की कंसेंट के साथ ये ट्रांसफर हुआ। लेकिन जो जजेस जहां पर मौजूद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और ये सारे मामला, ठीक है हसन सही है, आप जो कहते हैं माशाल्लाह करनी है। अच्छा हसन मैं थोड़ा सा ये जिस दिन जस्टिस सरफराज डोगर ने ओथ लिया, उनकी सीनियरिटी उस दिन से होगी या वो जिस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट आएंगे उस दिन से होगी? तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट जब आए तो उनकी सीनियरिटी डे ऑफ ओथ से थी। तो ये बेसिकली इनको प्रॉब्लम था कि ये कहते थे कि नहीं, जिस दिन आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए हैं इस वहां से आपको नया ओथ होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नया ओथ है ही नहीं। सही बात बजा फरमाया आपने, बिल्कुल आप ठीक है। अच्छा मुझे असर एक और चीज बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां जा रही है भाई? वो समझ नहीं आ रहा। फवाद चौधरी जरा एक्टिव हो गए और वो 26 के बारे में भी ये बातें हो रही है कि अगर अब निकलेंगे तो बड़ी फेटी लगने वाली है। हाँ, अब अगर क्योंकि एहतजाज की कॉल दी है ना पाकिस्तान तहरीक 26 को निकलेंगे, और अब क्यों इतना सेंसिटिव है टाइम? बस वो अब हाँ, ये जरा मुझे बताइए एक्टिविटी क्या चल रही है सर, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई कॉल नहीं दी, लेकिन अगर वो कॉल देंगे तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होगी। लेकिन बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, 9 मई इन्होंने किया और 9 मई के बाद आज तक उसके ऊपर यानी गलती तस्लीम नहीं की।
जब आप इंसान गलती करता है और उसके ऊपर नदामत का इजहार कर दे और गलती को तस्लीम कर ले, तो यू कैन मूव ऑन। और उनको DGISPR ने एक पब्लिकली एक दफा कहा था कि जी ऑप्शन एक ही है कि आप जो पाकिस्तान के अवाम से 9 मई के ऊपर जो है वो माफी मांगे। माफी उन्होंने मांगी नहीं, वो आज तक कहते हैं कि ये 9 मई फॉल्स फ्लैग था। तो फिर बात यह है कि जब आपने रियासत पाकिस्तान पर हमला किया हो तो फिर आपका पॉलिटिकल पार्टी वाला स्टेटस जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकता। वैसे तो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब एहतजाज करते हैं, जहां जलसा करना चाहिए वो कर सकते हैं। जमात इस्लामी को ये राइट हासिल है। मौलाना फजल रहमान के जब होते हैं कई जलसे इज्तिमा, तो उसमें तो कई लाख लोग होते हैं, लेकिन इतने मुनज्जम तरीके से वो कराची से इस्लामाबाद तक आते हैं कि एक गमला तक नहीं टूटता। लेकिन जब भी 9 मई हुआ तो आपने देख लिया, उससे पहले 25 मई आपको अगर याद होगा, 26 नवंबर आपको याद होगा, तो ये मुतद्दिद इस्लामाबाद के ऊपर हमले हो चुके हैं और एहतजाज की आड़ के अंदर। और 25 मई को तो मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में इन राइटिंग कहा था असद उमर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम जो है वो ब्लू एरिया नहीं आएंगे, हम जो है H9 और G9 के दरमियान हमने पड़ाव करना है। लेकिन फिर वायलेट किया ना, फिर वो सेंटोरस के पास पहुंचे, फिर सेंटोरस से बढ़ते हुए आगे से जो है वो ब्लू एरिया के अंदर वो पहुंच गए और वहां पर उन्होंने फिर ग्रीन बेल्ट्स को गवर्नर राज का इम्कान कोई देख रहे हैं आप हसन KPK में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ जो है वो कहते हैं कि अफवाहें फैलाई जाती हैं। कभी गवर्नर राज की, कभी कहा जाता है कि जी फलां गवर्नर तब्दील हो रहा है, ना खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो है फैसल करीम कुंडी तब्दील हो रहे हैं, और ना ही जो मेरी इत्तला है, इंफॉर्मेशन है उसके तहत के इस वक्त गवर्नर राज से मुतल्लिक कोई किसी किस्म के अजाइम है जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया हसन, आपने वक्त दिया। लॉ एंड ऑर्डर मुल्क में बहुत ज़रूरी है। जो अफगानिस्तान के साथ टेंशन चल रही हैं, इंडिया के साथ टेंशन चल रही हैं, उसमें विद इन द कंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सुकून हो, और उसकी वजह से कोई भी प्रोटेस्ट या कोई ऐसा पॉलिटिकल जो मूवमेंट है वो सही नहीं है। एंड एवरीवन शुड रियलाइज दैट किसी के भी इंटरेस्ट से पहले, पर्सनल इंटरेस्ट से पहले होना चाहिए पाकिस्तान का इंटरेस्ट। बस पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे, इसके आगे कोई बात नहीं है। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी जोहेब। नादिया, हम खैर ट्रैफिक चालान हो रहे हैं, ई चालान हो रहा है, ट्रैफिक की पासदारी, कानून की पासदारी की जाए, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एक मामला है जिस पर अभी तक पूरी तरीके से काबू नहीं पाया है। जू का तू है, बिल्कुल। थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी, लेकिन इंसानी जाने जा रही है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का बाइस है। हुआ ये कि डंपर ने एक शख्स को, बाइक पे जा रहा था वो अपनी वाइफ के साथ, उसको टक्कर मारी नेशनल रोड पर, और उसकी वजह से मतलब उस शख्स की जान भी गई, और उसके बाद मुश्तिल हुजूम पहुंचा वहां पर, डंपर को आग लगाई, और फिर आग लगाने के बाद वहां पर डंपर एसोसिएशन के चेयरमैन पहुंच गए, उनके गनमैन भी पहुंच गए, उन्होंने फायरिंग भी की। हाँ, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि बिल्कुल ऐसी उनके गनमैन भी पहुंचे। पोजीशन थी कि आप फायरिंग करके साबित क्या करना चाहते थे, और वो गोली किसी को लग जाती तो बिल्कुल यही तो हमारे आम हो गया जोए। मैं देखती हूँ कि यूज ऑफ फायर आर्म्स, अब फायरिंग वगैरह, क्या दिखाना चाहते हैं लोग, और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं, फिर जब इनकी पिटाई होती है, तब फिर माफिया मांग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें डंपर का ड्राइवर अगर वो रेकलेस बिल्कुल गाड़ी ऐसे चला रहा है कि उसको इंसानी जान की परवाह ही नहीं है, तो वहां पर लोग होते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट में उस तरह का मौका बनता है। मैं तो खैर इसको भी डिफेंड नहीं करता कि डंपर को आग लगा दें आप, नहीं वो भी गलत है, लेकिन वो भी एक गलत बात है। बस एक बात है कि एक गुस्सा, बिल्कुल एक रेज होता है, उसमें गुस्सा होता है। कहाँ ऐसे होता है कि आप बिल्कुल जी घर से निकले और आपके आए, मतलब कितनी दफा हुआ है हमारे साथ कि ये बाइक वाले जो हैं या कुछ ले जाते हैं, इनको टक्कर मार दी जाती है, इनकी जानें चली जाती हैं, और इट्स ऑलवेज द डंपर। बिल्कुल ऐसे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस कराची में सरेआम असले की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस भी लिया है, और शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कहा गया है। तो तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। ये वाला प्रॉब्लम जो है डंपर का की टक्कर से शहरी जाँ बहक हो गया, कभी पूरी फैमिली उड़ा दी डंपर की टक्कर से, तो इस पर काबू नहीं पाया जा सक रहा, ये हो क्या रहा है? और कुछ किए भी थे अगर इक़दाम, तो वो क्या थे? जी देखें, ये जो वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या बहुत हुआ है, और इसमें
जो कल्प्रिट्स हैं इनके लिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट हैज जीरो टॉलरेंस। बट बात यह है कि जब कुछ ट्रैफिक कवानीन बनाने की बातें होती हैं और जब उन पर सख्ती की जाती है, जब लोगों को इस तरफ ले जाया जाता है ताकि आगे कोई ऐसे वाकयात ना हो, कैसे भी हो, कोई भी हो, चाहे डंपर हो चाहे कोई गाड़ी हो, कोई भी किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, तो फिर एक अनड्यू क्रिटिसिज्म इसी मीडिया में सिंध गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है। और हम उस चीज को भी फेस करते हैं, हम उस चीज पे भी जो है फिर कंपैरिजंस किए जाते हैं कि भाई पंजाब में जो है वो ये है और यहाँ पे इतना चालान है। और ये जब तक सख्ती नहीं की जाएगी, यकीन करें चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। हम इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं और हमने पहले भी कोशिश की थी, ये जो डंपर्स हैं इनकी टाइमिंग जो है हमने स्ट्रिक्ट रखी थी और हमने इनकी रूट्स भी बाकायदा फिक्स किए थे। अब ये जो वाकया हुआ है इट इज़ वेरी शॉकिंग और इसमें एक ज़ाहिर कीमती जान का जो है नुकसान हुआ है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी इसमें जिन्होंने ये जुल्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। और सिंध गवर्नमेंट देखें हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कोई ऐसे वाकयात ना हो। Why would we want के शहर का अमन अमान खराब हो? जी, लेकिन मुस्तफा आपने इन्वेस्टिगेट थोड़ा कुछ करके आपको पता चला कि ये एक्सीडेंट की वजह क्या थी, ये एक्सीडेंट हुआ किसकी गलती थी, क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए सो फार तो यही है कि इट वाज अ नेग्लिजेंस बाय दैट ड्राइवर जो डंपर चला रहा था। ऑब्वियसली जिस तरह एक वो ट्रैक था ही नहीं उनका और वहां पे जाके जो है वो हिट किया उस बाइक को, तो नेग्लिजेंस थी, एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी उनकी। और जाहिर है वो कल्प्रिट है, उसको पुलिस जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाएगी। और ये ओल्ड सिटी एरिया में ये डंपर मुस्तफा मुझे बताएं कि ये इनकी मूवमेंट बड़े इजीली है किसी भी मौके पर ओल्ड सिटी एरिया में, क्योंकि इतनी कोई बड़ी शाराएं भी नहीं है ये। तो अब उनसे लियाकत महसूस साहब से बात करें तो वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो हमें तो जाना पड़ता है वहां और हमें तो अलाउड है इस तरह जाना। तो ये है क्या ये मामला? कंस्ट्रक्शन का काम देखें, कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से तो जाहिर है कहीं भी जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर वो एक इलाके के और उस रूट के हवाले से फिर स्पीड की भी एक चीजें होती है ना कि आप उस एक नैरो रोड से आप कोई 100 की स्पीड से तो डंपर नहीं भगा सकते। तो ये तो एक क्राइम है, एक तो क्रिमिनल एक्ट है। उस पे अगर किसी की जान तो जाहिर है फिर चली जाएगी ना। लोग तो वहाँ पे जाहिर बाइकों में जा रहे हैं, कोई रिक्शों में जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं, तो इस पे तो कोई मेरे ख्याल में इस पे कोई उनका जो है ना वो जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। और आई थिंक इस पे जो सिंध गवर्नमेंट है, हमारी वही फीलिंग्स हैं, वही इमोशंस हैं जो इस वक्त आपकी हैं, जो इस वक्त कराची की तमाम आवाम की। लेकिन आप देखेंगे तीन क्राइम्स हुए हैं, एक भी क्राइम नहीं है, 3 क्राइम है। एक तो बहुत बड़ा क्राइम जिसमें जान गई बच्चे की, बिल्कुल। उसके बाद फिर डंपर को जलाए जाना, और तीसरा जब ये एसोसिएशन वाले साहब आते हैं, इनके साथ जो लोग आते हैं और वो हवाई फायर करते हैं जिसमें किसी को भी गोली लग सकती थी, वो और बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता है। तो ये आप बाकी 2 क्राइम्स को भी कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, उनके जो जिन्होंने फायरिंग की थी उनको अरेस्ट कर दिया गया है और अभी मजीद जो है वो उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। वी आर मेकिंग श्योर के एक प्रेसिडेंट सेट करें ताकि फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक दौर था कि बहुत ज़्यादा ही ये वाक़यात बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन अब अचानक एक वाक़या सामने आ जाता है तो उस पर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि एक मिसाल कायम करें कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना। लेकिन मिसाल तो बनने से पहले ही मेरे ख्याल वो रिहा भी हो गए, और मुझे अभी बता रहे हैं हमारे कंटेंट डायरेक्टर कि नहीं जी ये स्ट्रेट फायरिंग थी, हवाई फायरिंग नहीं थी, एम करके फायरिंग की गई है। ये तो मैं कहती हूँ मिरेकल हुआ कि जाने बच गई, जाने बच गई, लोग मर जाते हैं इस वक्त हम अभी क्या बात कर रहे होते, और उनकी क्या जमानत हो भी गई है जिन्होंने फायरिंग की है, ये कैसे मिसाल बनाएंगे? नहीं, up till now तो I have no such news कि उनकी जमानत हो गई है, he's been arrested। क्योंकि अगर जमानत हो गई और छूट गए तो फिर तो कोई मिसाल नहीं बनेगी। देखें, जमानत तो सिर्फ हुकूमत नहीं देगी, जाहिर है वो तो कोर्ट्स का मामला है, बट वी विल फॉलो दैट एंड वी विल मेक श्योर कि जो है इंसाफ मिले। और FIR कर चुकी है डंपर का जो मालिक है उसके खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ तो खैर होनी है, लेकिन डंपर का मालिक भी इसमें इन्वॉल्व होगा ना,
क्योंकि देखे ना, जब लियाकत महसूद साहब पहुंचते हैं इतनी तेजी के साथ और वो गुस्से में भी होते हैं कि डंपर क्यों जला दिया गया, तो वो इस बात में तो गुस्सा उन्हें आता है और सही आता है कि डंपर क्यों जलाया, प्रॉपर्टी है उनकी, लेकिन वो इस बात पे गुस्सा नहीं कर रहे होते कि ड्राइवर ने ये नेग्लिजेंस क्यों दिखाई है, वो ज्यादा गुस्सा नजर नहीं आ रहा होता है। वो कहते हैं रोडें बंद कर दूंगा मैं, कराची के एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दूंगा मैं, तो हमेशा वो तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। पे गन उठाना, एम करना तो बहुत बड़ा ऑफेंस है, ये तो बहुत सीरियस क्राइम है। जी बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज क्राइम। इस पे मैं समझता हूँ कि इस पे जीरो टॉलरेंस होगी और इस पे अगेन आई वुड से कि वी विल सेट अ प्रेसिडेंस कि ये इस तरह आइंदा कभी भी जो है वो ना हो और आवाम को इंशाल्लाह मुतमईन करेंगे। मुस्तफा, चालान कितने हो गए वैसे? लोगों को तो काफी मिल रहे हैं और बाइकर्स को भी, तो ये बड़ी गाड़ियां जो डंपर्स वगैरह, इनके चालान का क्या है? कोई डेटा है कि इनको भी मिले हैं चालान, ये पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें चालान तो सबको ही हो रहे हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है। जो बाइकर्स हैं उनको भी हो रहे हैं, कार ड्राइवर्स को भी हो रहे हैं, डंपर्स को भी, जो ड्राइवर चला रहे हैं उनको भी हो रहे हैं। और सख्ती बेसिकली करने का मकसद यही था कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे इसको लोग सीरियस भी ले रहे हैं, बिकॉज 100-200 के चालान पे तो कोई सीरियस नहीं होगा। बिल्कुल सही। जब चालान हमने रखना शुरू किया, ई चालान का प्रोसेस हम लेके आए, तो उस पे अगेन आई वुड से कि जो क्रिटिसिज्म की जा रही थी वो बहुत, आई थिंक दैट वाज अनफेयर। और अब जब चीजें, मैं समझता हूँ कि इसमें एक टाइम लगेगा। ऑब्वियसली कराची इज अ ह्यूज सिटी, कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, उस पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो कोई इलाज करने आता है, कोई रहने आता है, कोई पढ़ने आता है, कोई जॉब करने आता है, कोई बिजनेस करने आता है। तो यहाँ पे तो आबादी बढ़ती जा रही है, लोग, हर बंदा कोई ना कोई कन्वेंस यूज कर रहा है। तो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू कांट कंपेयर इट विद लाहौर और एनी अदर सिटी। नहीं सही है, लेकिन मुस्तफा व्हाट वी कैन डू इज प्रॉब्ली फिक्स दिस डंपर इशू, कि अगर और दुनिया में कहीं इतने डंपर के हादसे नहीं हो रहे, क्या मुझे बताएं वैसे कि क्या ये इनकी कोई साइज ऐसा है, ये इन्हीं के क्यों इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं? और मैंने सुना था कि भाई कोई ट्रैकर सेंसर सिस्टम लगेगा कि कोई करीब अगर इम्पैक्ट होने वाला है तो सेंसर बोल उठे, कैमराज होंगे, तो क्या ये इम्प्लीमेंट हुए थे या वही डंपर्स वैसे ही चल रहे थे? नहीं, इन पे रेगुलेशंस तो की जा रही हैं और सख्ती भी की जा रही है। कि सबसे बड़ा इशू था टाइमिंग का। वो जो टाइमिंग थे वो ऐसे थे जिसमें जो है ना, पब्लिक ज़ाहिर रोड होती है उस टाइम, फिर वो डंपर्स निकलते थे, पर एक्सीडेंट्स आ रहे थे, सारी चीजें, पर उनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो अब इंशाल्लाह जो है पूरी कोशिश करेंगे कि मजीद रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा मुस्तफा, क्लैरिटी से मुझे बता दें कि अगर टाइमिंग सपोज सुबह की टाइमिंग है या शाम की है, और अगर कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहा है कोई डंपर से सपोज, तो अलाउड है, किसी भी सड़क पे चला जाएगा? देखिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए और कुछ ऐसी हमारी जो डे टू डे अफेयर्स जिस पे काम हो रहा है उनमें रिस्ट्रिक्शन है, बट ऑब्वियसली रूट्स आर डिफाइंड एंड लाइक नोबडी विल बी अलाउड टू हिट एंड रन। तो डेफिनेटली वो तो अब अच्छा, बाकी जो काम चल रहे हैं शहर में आपके सामने, अगर काम रुक जाते हैं तो फिर एक क्रिटिसिज्म, वो भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन मुस्तफा मेरे ख्याल काम रोकना पड़ेगा। हमने बड़े बड़े लॉसेस बर्दाश्त किए हैं, जब धरने होते हैं, जब प्रोटेस्ट हुई थी, काम रुक जाता है, कोई बात नहीं, काम रुक जाए, जाने अगर बचती हैं तो। इनको एक दफा पार्क करा के, बंद करा के, इनके सेंसर लगवाएं, इनके अंदर लाइव कैमरा लगाएं जो मुंह पे हो इसके ड्राइवर के, ठीक है, उसको आसपास नजर आ रहा हो, जब तक वो पास ना हो डंपर्स रोक दीजिए। नहीं, और रॉ मटेरियल सप्लाई करने की टाइमिंग रख लेना कि भाई इस रात में ये रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाएगा, पहले आप बंद कर दो, होने दो नुकसान, होने दे नुकसान, ताकि उनको पता चले कि, और जब तक ये सेफ फॉर द कहते हैं ना कम्युनिटी ना हो, उस वक्त तक डंपर को ना निकाले, कुछ नहीं हो जाएगा, भूखे नहीं मरेंगे अगर डंपर रुक गए थोड़े दिन, नुकसान होगा, होने दें, बट एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स इट फॉर वंस, फुल एंड फाइनल। वी विल बी ग्रेटफुल टू यू सर, हम आपको थैंक यू करेंगे ऑनेस्टली, बिकॉज ओनली यू कैन फिक्स इट। हम तो सिर्फ मर रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल नादिया, आपकी रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक है, और मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जस्ट गिव अस सम टाइम। जी सर, इंशाल्लाह ये, और कोई ज्यादा वक्त हम नहीं इस पे करेंगे, इस पे मजीद जो स्ट्रिक्टनेस है वो हम लेके आएंगे। बिल्कुल उम्मीद हम यही करते हैं कि आप मजीद स्ट्रिक्टनेस लेकर आएंगे। और देखिए इसमें जीरो टॉलरेंस इसलिए होनी चाहिए कि कोई मार्जिन ही नहीं है, मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं। शुक्रिया, रागीर, बहुत शुक्रिया, तो आपने वक्त दिया। देखो जा रहा है, ये फिट होने चाहिए। किन मसाइल से दो चार है, एक जंग लड़ रहा है जिंदगी के साथ, अपनी फैमिली को पाल रहा है, और पता चलता है कि आउट ऑफ नोवेयर एक डंपर आया और उसको हिट करके चला गया और उसकी फैमिली मेंबर चला गया किसी पे। और बार बार एक चीज रिपीट हो रही है, पैटर्न पे रिपीट हो रही है, जाने जा रही है। इसका मतलब है डंपर्स को ये ठीक नहीं है, ये फिट नहीं है कि हमारी रोड्स पे चलें, और हमारे मुल्क में इतना क्यों हो रहा है। तो मैं तो कहती हूँ जो नुकसान होता है होने दें, और उसके बाद अगर ये फिट नहीं है तो सर देन यस यू आर आंसरेबल जी, क्योंकि अब आप जिम्मेदारी लें, बंद करें इसको, ठीक करें। जब तक शहरियों की जाने नहीं जा सकती, इसको टेस्ट करें भाई, इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। जब तक हर डंपर अप्रूव्ड ना हो सड़क पे नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा तो हम सवाल करेंगे, एंड देन यू हैव टू गिव द, यू हैव टू लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। जी जी, बड़ा जरूरी। थैंक यू। वेलकम बैक। ब्रेक में पेपर मिक्स अप हो गए। कोई बात नहीं, होता रहता है। ये तो समझ नहीं आ रहा इस वक्त तो सिचुएशन डोनाल्ड ट्रम्प की भी ऐसी है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं। मतलब मैंने इतना कुछ लोगों को बताया, अमेरिकन को ये बताने की कोशिश की कि अमेरिका उन लोगों का है जो अमेरिका में रहे हैं, जिनका ओरिजिन अमेरिका है, लेकिन शायद अमेरिकन ये समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क में मेयर आ गए जनाब मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी, और बड़ी जबरदस्त उनको ओवरवेलमिंग तरीके से लोगों ने वोट दिया है। और 1969 के बाद ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वोट दिया गया, और ऐसे माहौल में कि जब इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन और ये वो, डोनाल्ड ट्रंप सादिक खान को भी नहीं छोड़ते हैं, लंदन से उनका ताल्लुक नहीं है लेकिन वो लंदन के मेयर को तनकीद करते हैं, तो उनके अपने यूएस में न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो आ गया। तो ये क्या द प्रेसिडेंट, तो ये भी इससे मुझे पता चल रहा है कि काफी फेयर इलेक्शंस हुए होंगे, कि मतलब ये गड़बड़ नहीं हुई। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की ये जो जंग है, इसमें किसका पलड़ा भारी है? फैज रहमान साहब ने ज्वाइन किया है, वॉइस ऑफ अमेरिका के जर्नलिस्ट, बड़ा तजर्बा और बड़ी कीनली इन सारे मामलात को वो देखते भी है। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक, गुड टू बी बैक ऑन योर शो सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे बताएं कि ये तो बड़ी ये जो डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी खबर है ये। न्यूयॉर्क के मेयर और डोनाल्ड ट्रंप को तो किसी सूरत ये बात पसंद नहीं आई होगी। तो ये फैस आपको आप पता है जीते कैसे? ये किसकी काविशें, दुआएं और कोशिश थी? नादिया ज़ाहिर है माँ की दुआ तो है उसकी, और लेकिन उनकी अम्मी जो है वो मीरा नायर हैं, और एक हिंदू खातून है इंडिया से, अब्बा उनके मुसलमान हैं, लेकिन ये अपने आप को पूरा मुसलमान कहते हैं और बाकायदा उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं, और अभी तकरीर में भी उन्होंने ये कहा। लेकिन नादिया देखिए, ये जो बात है ना, ये जैसा कि अभी इंट्रो में भी आपने कहा कि अमेरिका में कैपिटलिज्म ने जन्म लिया, और उसी कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, जो कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ी बेस है, जहां वॉल स्ट्रीट वगैरह, उस शहर में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहते हैं, और उन बिलियनियर्स ने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए ममदानी के ख़िलाफ़ कि वो ना जीत सके, क्योंकि उन लोगों को डर यह है कि वो अपना, एक सेकंड जी, उनको डर ये था कि ये आकर हमारा जो है वो सारा बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन हुआ ये है कि तमाम तर बातों के बावजूद देखिए, असल चीज़ जो है, देखिए हक़ाइक़ ये हैं कि असल चीज़ जो होती है मैसेजिंग, नंबर 1, उसके बाद उस मैसेजिंग का तरीक़ाकार, आप लोगों तक कैसे पहुंचते हैं। तो इनका जो सबसे बड़ा जो मैसेज था वो था अफोर्डेबिलिटी। न्यूयॉर्क के 75% जो यूथ है उसका तकरीबन, जब समझिए 18 ईयर्स से 29 ईयर्स ओल्ड जितने भी थे, उनका 75% ममदानी के साथ था। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम तर डिग्रियों के बावजूद उनको न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में $20 $25 पर आवर का जॉब नहीं मिल रहा,
वर्किंग क्लास है सारी। वो मजबूर हो गए हैं कि वो इंडिपेंडेंटली रहने के बजाय दोबारा अपने वालिदैन के साथ जाके रहें, उनके बेसमेंट्स में, उनके एक छोटे कमरों में। ये ट्रेंड चल निकला है इस वक्त अमेरिका में और खुसूसन न्यूयॉर्क में। तो इनका जो मैसेज था, देखिए असल चीज मैसेजिंग है, फिर उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी देखिए, बिल्कुल खुला शफाफ शख्स आपके सामने खड़ा है, कह रहा है कि मैं सोशलिस्ट हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं यंग आदमी हूँ, मुझे तजुर्बा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इन सब बातों पर फख्र है। उसने कहा कि मैं अपना इज़राइल के बारे में मेरे नज़रियात बिल्कुल वाज़े हैं। इज़राइल के बारे में, इज़राइल ने जो भी जेनोसाइड की है, वहाँ लोगों का कत्लेआम किया है, उस पर उसने बिल्कुल खुलकर स्टैंड लिया। और आज ये अपनी तकरीर में कहा कि ये मैं सिर्फ किसी एक तबके का, किसी एक क्लास का मेयर नहीं हूँ, मैं ज्यूस का भी मेयर हूँ, मैं मुसलमानों का भी मेयर हूँ, मैं इथियोपियंस का भी हूँ, मैं। और फिर उन्होंने जो तकरीर की है वो अनबिलीवेबल, यानी हो ही नहीं सकता था। कि मैं समझता हूँ कि वो देखिए, इसमें असल में तारीख का जबर है कि इतना टैलेंटेड आदमी, ओबामा को उसने कोसों दूर छोड़ दिया है अपने टैलेंट में, अपनी जो स्पीकिंग जो पावर है उसके पास, जो शख्सियत का जो करिश्मा है। ओबामा साहब तो अब इस वक्त भुट्टे भुनने की पोजीशन में आ गए हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन तारीख का जबर यह है कि ज़ोहरान अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, लिहाजा इस मुल्क का सदर नहीं बन सकता। अगर काश वो अमेरिका का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होता तो उसके रास्ते में इस वक्त कोई रुकावट नहीं थी कि अगले 4 साल 8 साल बाद वो इस मुल्क का सदर होता। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी, लेकिन फैसल मुझे बताएं, जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा कि भाई ये सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स है ये न्यूयॉर्क, और वो लोगों ने दिखाया भी, आप जैसे बता रहे कि खजाने खोल दिए वहां के लोगों ने इनके खिलाफ। तो इसका मतलब यह है कि कंट्रोल से बाहर है चीजें, इमिग्रेंट्स एक बड़ी तादाद बिल्कुल सेटल हो चुके हैं, और अब ट्रंप जो पॉलिसी का निफाज चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। देखिए होता यही है ना कि आज क्या साबित हुआ कि दौलत और ताकत ही सब कुछ नहीं होता है। अमेरिका का सदर दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी, लेकिन आज एक 34 साल का बच्चा, उसने एक 79 ईयर ओल्ड बुढ़े को, सदर को, जो कि दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है, उसकी अना को शिकस्त दी, उसकी अना को पाश पाश कर दिया, जिसने धमकियां दी, जिसने पैसे लुटाने की कोशिश की, जिसने अपने जो बिलियनियर्स दोस्तों से कहा कि इसके खिलाफ मुहिम चलाओ। इलॉन मस्क जैसा शख्स, उसने अपना पूरा ट्विटर का प्लेटफॉर्म उसके खिलाफ वक्फ कर दिया, और ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ और ऐसी ऐसी बेशरम और एक ये क्या कहना चाहिए, बेरहमाना प्रोपेगेंडा किया गया उस बच्चे के खिलाफ कि अगर कोई दूसरा होता तो शायद बह जाता। लेकिन देखिए असल चीज़ थी कैरेक्टर की ताकत, और उसके माँ बाप ने जो उस लड़के की तरबियत की है, उसने ये कहा कि उनकी तरबियत के बगैर वो कुछ नहीं बन सकता था। तो उनकी तरबियत ऐसी है कि आज एक इतना करिज्मेटिक पर्सनैलिटी न सिर्फ अमेरिका में नहीं, इस वक्त वो पूरी दुनिया का एक मोस्ट वेल नोन पॉलिटिशियन बन चुका है। नहीं, बड़ी फियर्स पॉलिटिकल बैटल थी ये तो जी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो कितना खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बताइए। देखिए मुसलमानों का मामला ये है कि देखिए हम तो, और इमिग्रेंट्स, वैसे भी जो इमिग्रेंट्स हैं वो कितने खुश होंगे, ये तो उनकी चीज़ है। मुस्लिम इमिग्रेंट्स, हमारे अल्लाह के फजल करम से हम लोग बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं, जज्बात में बहते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन करना कराना कुछ होता नहीं है। हमारी अक्सरियत जो है वोट नहीं देती, लेकिन इस तारीख़ी फतह की एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो होगा हमारी अपनी कम्युनिटी पर, पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और दीगर माइनॉरिटीज़, वो अब वोट देंगे। उनको यकीन हो चला है आज के बाद कि हमारा वोट मैटर करता है, और उनके वोट को इज्जत दी जाती है, उनके वोट को सुना जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर न्यूयॉर्क के लोगों ने ओवरवेलमिंगली अगर किसी शख्स को, किसी बच्चे को, 34 साल के लड़के को वोट दिया है, तो अमेरिका का कितना 79 साला सन्यासी बाबा उसको आके रूल आउट नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस जो है, ये उसका सबसे बड़ा मैसेज है। आज मैं मेरे वालिदैन मेरे साथ रहते हैं, और माशाल्लाह दे आर इन देयर लेट 80s। मैं आज उनको अपने साथ लेके वोट देने के लिए ले गया।
हमारे पूरे घर ने वोट दिया, हमारे माँ बाप ने वोट दिया, हमारे सारे वहाँ, मैं तो खैर वर्जीनिया में हूँ, मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूँ, लेकिन आपको एक और अच्छी अहम खबर सुना दूँ, खुश खबरी, कि खुद वर्जीनिया में जो कि डीसी के साथ, वॉशिंगटन के साथ एक जो स्टेट है, उसकी जो नायब गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गजाला हाशमी जी जी, जो कि जिनके शौहर कराची से हैं और वो खुद हैदराबाद दक्कन इंडिया से हैं। तो एक ऐसी साउथ एशियन की से ताल्लुक़ रखने वाली मुसलमान शख्सियत, इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, वो भी आज वर्जीनिया जैसी अहम स्टेट की नायब गवर्नर, और आज हम सब लोग उनके लिए वोट देने का बहुत ही तारीखी मोमेंट है। और ज़हरान के जो नाना हैं वो लाहौर से, देखिए वहाँ फैमिली तो ज़ाहिर है, देखिए लाहौर से इनके नाना जी का मीरा नायर के जो फादर का ताल्लुक लाहौर से था, और उनके भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी फीलिंग्स हैं एसोसिएशन विद पाकिस्तान। मीरा नायर जब भी आई हैं पाकिस्तान, बड़ा अच्छा इन्होंने बातें की हैं, तो ये तो सेलिब्रेशन का ही टाइम है जी। थैंक यू सो मच। और यहाँ जल्दी से कहा जा रहा है कि ब्रेक ली जाए, बिल्कुल, लेकिन एक स्टेटमेंट देने के बाद ब्रेक ले बनती है भाई, और वो स्टेटमेंट ये है कि देखिए एक सोशलिस्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एक आदमी आया, बिल्कुल बुल्सआई अपना मैसेज दिया। अच्छा मैसेज क्या था? लोगों के लिए, मैसेज सिर्फ लोगों के लिए था, सस्ती रिहाइश, मुफ्त ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, उसके बाद मिडिल क्लास के लिए मजीद वसाइल। तो ये एक सीखने का भी लम्हा फिक्रिया भी है कि जो भी चाहता है कि अवामी नुमाइंदा बने, तो यही बुनियादी चीज है जिन पर आपने फोकस करना, लोग वोट मिलेंगे आपको। जो एक चीज है ना, सिस्टम चलना चाहिए। जब सिस्टम सही चल रहा होता है ना, तो सही लोग आगे सामने आ ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, ये सिस्टम भी हमारा चलना है ब्रेक के साथ, ब्रेक भी चलती रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज शो में ना थोड़ा सा ग्लैमर हो जाए, ब्यूटी, ग्लैमर, मेकअप, जिसकी हम बात नहीं करते वैसे बहुत रेयरली, लेकिन अभी टॉक ऑफ द टाउन है सजल की जो लुक है, जो आपका लास्ट एपिसोड था मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें वो लुक ऐसी हिट हुई है, ऐसा ब्राइडल सीक्वेंस था, द वॉक, उफ, और जिस तरह वो शूट हुआ उसमें जो उसकी लुक है ना, उस पर हम बात करेंगे आज। वी शुड स्पीक टू द मेकअप आर्टिस्ट हिमसेल्फ, साजिद वहाब, जिन्होंने लुक डिजाइन की, उसका मेकअप किया। थोड़ी देर में मैंने कहा आपको बता दूं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहें। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि देखें लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जॉब का उसूल के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जो लोग जॉब की तलाश के लिए अखबार देखते हैं, फिर वहाँ से फिजिकल वो CV दे दें और ये कर दें वो कर दें, पता नहीं होता कि कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है, कहाँ अप्लाई करना है। ये गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है या प्राइवेट? ये गवर्नमेंट जॉब की हो रही है बात, और इसमें ये इनिशिएटिव लिया सिंध गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, और उनकी एक पूरी टीम है जो कि इस पोर्टल को देख रही है। एक पोर्टल बनाया गया है और उस पोर्टल पर ग्रेड 5 से लेकर 15 तक की मुलाजमतें सिंध जॉब पोर्टल के जरिए शफाफ तरीके से दी जाएंगी। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि हमें रोजगार के उसूल को सबसे ज्यादा बेहतर और आसान बनाना है नौजवानों के लिए, शफाफ और साफ तरीका। और इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शेख साहब की भी है, जो कि VC है, वाइस चांसलर है सखर IBA के, और आपको याद होगा कि MD कैट से मुतालिक भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, और उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काफ़ी खिदमात दी है। हमारे साथ स्टूडियोज में भी आ चुके हैं, तो अभी भी हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शेख साहब। वेलकम करते हैं शो पर आपको। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। प्रोफेसर मुझे बताइए कि ये तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट का है कि आपको पता हो कि भाई इस पोर्टल पे जाएंगे तो अपनी फील्ड के हिसाब से जॉब भी मिल जाएगी, और ट्रांसपेरेंसी खास तौर पर इसमें रहेगी, और जैसे कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट वो भी इस पे तकवीत पाएगा। बताइए जरा इस बारे में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी। ये सिंध गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हमें सखर IBA यूनिवर्सिटी को ये टास्क असाइन किया था विद द अप्रूवल ऑफ सिंध कैबिनेट, और मैंने अपनी जो मेरी टेक्निकल टीम है उनके साथ मिलके और इस पे काम शुरू किया था। और ये कन्वेंशनल जिस तरीके से हमारे बच्चे मुख्तलिफ नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते थे, जिसमें महीनों बल्कि कभी कभी तो सालों से ज़्यादा अरसा दरकार होता था, और उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। वो अपनी असनाद की जो है दस्तावेज़ात, उनकी फ़ोटोकॉपीज़, फिर उनको TCS करना, फिर वो ख़तो किताबत जो है, जो कि टाइपिंग होते वो स्क्रूटनी मैनुअल होते। 18 से
2 साल तक का भी अरसा लग जाता था। अब वही काम जो कि महीनों और सालों का था वो दिनों में और घंटों में होगा। और ये हमने जो जॉब पोर्टल लॉन्च किया है 28 अक्टूबर 2025 को, और जिस पे सिंध गवर्नमेंट की 5 से 15 ग्रेड के तमाम इदारे जो भी सिंध गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जॉब्स आना शुरू भी हो गई हैं। बच्चों ने अप्लाई भी किया। ये ऑटो जनरेटेड होगा जी, इसमें फेस सेविंग होगी, अपने बच्चों की कोई भी उनको 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपना इस पे जॉब पोर्टल पे अपनी आईडी बनाएंगे और आईडी बनाने के बाद इसको हमने AI इनेबल किया हुआ है। वो उस पोर्टल से बात भी कर सकते हैं, वो चाहे अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, सिंधी में हो। वो अपनी उम्र, अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बता सकते हैं पोर्टल को, और जवाब में पोर्टल उस वक्त जितनी भी सिंध गवर्नमेंट की 3 कैटेगरीज यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की जितनी एक्टिव जॉब होंगी उनमें से जो भी उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ मैच कर रही होगी वो उनके डैशबोर्ड पे ला देगा, और वो सिर्फ एक क्लिक का बटन दबा के अप्लाई कर सकेंगे। और उसी लम्हे जिस वक्त वो माउस से अप्लाई को क्लिक करेंगे उसी लम्हे उनके गिवन मोबाइल नंबर और गिवन ईमेल एड्रेस पे अलर्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो बच्चे अब उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी वो थ्रू इसी पोर्टल ही आएंगे और कोई भी अब सिफारिश से, रिश्वत से, रिश्तेदार के इन्फ्लुएंस से नहीं आएगा और सारी जॉब्स यहीं से ही निकलेंगी? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ योर स्टेटमेंट, ऐसा ही है। अब जो भी जॉब्स आएंगी वो इसी पोर्टल पे आएंगी। मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि सबसे पहले इन 5 से 15 ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले बच्चा जो है वो STS सीबा टेस्टिंग सर्विस की जो रिटन एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको सीबा टेस्टिंग सर्विस का एक अलग पोर्टल जो कि पहले से मौजूद है वहां जाके उसने अपने बेसिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, शनाख्ती कार्ड है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तमाम बेसिक डेटा वहां STS के जॉब पोर्टल पे रजिस्टर करवाना है। उसके बाद वो इम्तहान में शिरकत करेगा और उस इम्तहान में शिरकत के लिए पासिंग मार्क्स जो कि 40 मार्क्स हैं, 100 MCQs में से 40, और वो तमाम उम्मीदवार जो 40 या उससे ज़ायद मार्क्स हासिल करेंगे रिटन टेस्ट में, वो तमाम बच्चों का डेटा मेरिट वाइज वो ऑटो रिट्रीव होके इस नए सिंध जॉब पोर्टल पे आ जाएगा। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ महकमे हैं वो अखबारों में भी और इस जॉब पोर्टल में भी इन बच्चों को आगाही देंगे एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में कि वो बच्चे जिन्होंने STS का रिटन इम्तहान पास किया हुआ है वो सिंध जॉब पोर्टल पे जाके उस महकमे की बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं अगर मीट कर रहे हैं तो वहाँ अप्लाई करें। उसका मतलब है कि माउस पे जाके वहां क्लिक करें, सही, और उसके बाद उनको फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं ना करें, और वो प्रोसेस खुद ही पोर्टल करेगा और फिल्टर होगा सारा सिलसिला, और फिर जो डिजर्विंग होंगे उनको कॉल्स आएंगी और फिर फिजिकली ज़ाहिर है वो पहुंचेंगे वहां और इंटरव्यूज होंगे, ऐसे ही है ना? और वो जो है जो क्राइटेरिया जी, मैं इसमें आपको एक शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे, जो रिटन टेस्ट का 50% है वहां पर काउंट होगा वेटेज, यानी किसी बच्चे ने अगर 80 मार्क्स ली हैं रिटन टेस्ट में तो उसकी 50% वेटेज का मतलब 40 मार्क्स वो होंगी, 20 मार्क्स उस बच्चे की एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ग्रेड्स पे हैं, और इंटरव्यू पे सिर्फ 30 मार्क्स रखे हुए हैं। तो बच्चा इंटरव्यू जाने से पहले ही बच्चे को पता होगा कि मेरी 70 में से कितनी मार्क्स हैं। तो सर ये ट्रांसपेरेंट तरीका। ये ऑफिस कैसे खेलेंगे फिर? वो जो क्लर्क्स का गेम होता है, फाइलों को पहिए लगाना है, ये करना है, ये ऑफिस तो फिर बंद हो जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल वो पुराने दौर के जो तकाजे थे वो खत्म। अभी ये सिर्फ ऑटोमेटेड है। हत्ता कि हमने सिंध पुलिस के जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता था जिसमें बच्चे बेचारे थानों के चक्कर और मुख्तलिफ दफातर और अस्पतालों के चक्कर सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए करते थे, ये सारा ऑटोमेटेड तरीके से बच्चे को कहीं नहीं जाना होगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जॉब पोर्टल के जरिए उसको एक सिंगल क्लिक पे अप्लाई करना होगा, और वो पुलिस के महकमे जो इदारे हैं, जो ऑफिस हैं, वो पोर्टल पे अपलोड करेंगे। हाँ, अस्पताल के लिए भी उनको शेड्यूल आ जाएगा इसी जॉब पोर्टल से। सिर्फ एक मरतबा जाके अपने खून का नमूना और या एक्सरे करवाने के लिए गिवन टाइम पे जाके और वापस आने रिपोर्ट्स वो भी सारी अपलोड हो जाएंगी पोर्टल पे। अच्छा सर, ये बताएं वैसे ये कितनी जॉब्स निकलती हैं साल में, कितनी जॉब्स की एक्चुअली वैकेंसीज होती हैं? ग्रेड 5 से 15 तक। हाँ, ये भी है ना इंपॉर्टेंट सवाल कि होती कितनी जॉब्स हैं हर साल?
देखिए जी, ये मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट इस बारे में आपको प्रॉपर फिगर्स दे सकेगी, क्योंकि वो डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है। अच्छा। सही है। और इसमें जाहिर है नीचे ग्रेड से लेके 15 तक है तो प्रोफेशनल, क्वालिफाइड, पोस्ट ग्रेजुएट और यानी ये भी है ना सर, और वो कमीशन के सिलसिले तो अलग ही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और चीज बताना चाहूँ, क्योंकि ये 30 अक्टूबर से जो कि पहली जॉब जूनियर क्लर्क्स की SNGD डिपार्टमेंट की आई हुई हैं, 504 जॉब्स इस पोर्टल पे, और उसके बाद दूसरी जॉब्स भी आ चुकी हैं। तो बच्चों को क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कुछ क्वेरीज थी, कुछ मसाइल पेश आ रहे थे, हमने फौरी तौर पे अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मैं आपके प्रोग्राम बताइए, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। 07156442213 और उसके साथ साथ 07156442214 ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। ईमेल एड्रेस भी हमारा है support@sjp.gos.pk। तो उन बच्चों को अगर कोई भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो काइंडली हमें गिवन ईमेल एड्रेस पे अपनी वो प्रॉब्लम लिख के भेजें, हम उनको रेस्पॉन्ड बैक करेंगे। हमारे गिवन हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल कर लें, हम हर तरह से मौजूद हैं अपने सिंध के, कराची के, और इस हैदराबाद के। पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है ये भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला हुआ है सर, कि अगर कोई सर्च करता है, फर्ज करें यूट्यूब पे सर्च कर रहा है कोई, कि ये पोर्टल, जॉब पोर्टल कैसे ऑपरेट करता है? सही जी बिल्कुल, हमने ये तमाम चीजें STS सीबा टेस्टिंग सर्विसेज का जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है और सखर IBA यूनिवर्सिटी का जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, वहां पर ये ट्यूटोरियल्स हमने अपलोड कर दिए थे जिस दिन लॉन्च किया था, और वो बच्चे वहीं से उसके मुख्तलिफ छोटे छोटे ट्यूटोरियल से भी हेल्प ले सकते हैं। जब बच्चे थोड़े से बड़े हों तो अप्लाई कर सकते हैं? जी, उम्र की हद जो है वो सिंध गवर्नमेंट की कैबिनेट की अप्रूवल के साथ मुतय्यन है, और वो एडवर्टाइजमेंट्स में हर जॉब के साथ उसकी एज लिखी हुई है, और एज रिलैक्सेशन भी, ये सारे वो हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए शो के बाद। मैं और अच्छी खासी जॉब कर रही है आप, क्या हुआ? नहीं, मैं जब देखना चाह रही हूँ, क्या पता भाई क्यों नहीं, ये तो बड़े फखर की बात होती है। मतलब गवर्नमेंट जॉब भी करें, अप्लाई करने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? मैं देखना चाहती हूँ, अगर मैं ऑन मेरिट रिजेक्ट भी हुई ना तब भी मुझे फखर होगा। क्या बात है। क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शेख साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी और बड़ी अच्छी, आप ये ट्रांसफॉर्म कर दिया सारा सिस्टम। ये देखो, अगर मैं तो भी मैं खुश, और अगर ऑन मेरिट में रिजेक्ट हुई तो भी मुझे खुशी होगी कि सिस्टम काम कर रहा है। जी, क्योंकि एक दौर था ना कि वो तो हर जॉब के लिए एक रेट था बाकायदा, वो लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो गया। बाबर भाई जो है आप भी ट्राई करें, हम सब यहाँ ट्राई तो करते हैं, हर्ज क्या है? हर्ज कोई नहीं। चले एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, ब्रेक के बाद वापस है, हर्ज तो कोई नहीं। हाँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ा सा जरा डिफरेंट ड्रामे की बात करें। बिल्कुल, और लोग देख रहे हैं वो ड्रामे की बात करना, और जाहिर है क्योंकि देखें ना, बात यह है कि जब आप ड्रामे देखते हैं तो यानी चाहे काम ना करें, प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं आपका, जैसे मैं हूँ तो मैं भी क्रिटिक करता हूँ ना उसको, देखता हूँ कि भाई ये क्योंकि डे टू डे रूटीन के मामलात और लाइफ के से जुड़े हुए मामलात हैं, तो हर किसी का हक है कि तनकीद भी करेगा, हर फैमिली तारीफ भी करेगा, हर फैमिली ड्रामा खत्म हुआ तो सब शुरू हो जाते हैं बातें करने, डिस्कस करने, लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक उस हो फील्ड से, वो उसकी बात करें तो जरा और एक नए जाविये से आपको चीजें नजर आती हैं। मैं मंटो नहीं हूँ कि अभी लास्ट एपिसोड चली, ड्रामा खत्म हो गया, ये आपने सुकून का सांस लिया। अच्छा, मैं समझ गया। तो अब वो ड्रामा खत्म हो गया, और थोड़ा सा उसकी लुक के ऊपर बात करेंगे। सजल की लुक बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन थी ड्रामे में, टॉक ऑफ द टाउन। तो उनके मेकअप आर्टिस्ट साजिद वहाब से एक तो बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे थोड़ी राय लेने के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम समवन जो समझते हैं, जो कि खुद भी तहरीर करते हैं, खुद भी राइटर है, बिल्कुल ठीक है ना, वजन को, कैरेक्टर्स को, तो उनसे हम बात करेंगे और वो बताएंगे कि उनको ये ड्रामा कैसा लगा, इसमें कहाँ कमियां नज़र आईं, कैरेक्टराइजेशन में, स्टोरी में, और क्या बेहतर हो सकता था, एंड वाज ही हैप्पी विद द एंडिंग। बिल्कुल, और जो टाइटल है इसका, जो ड्रामे का नाम है, क्या उससे वो स्टोरी उसके साथ चलती रही या नहीं चलती रही। तो ड्रामा राइटर अली अफजल हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि इस ड्रामे से मुताल्लिक, इसकी तहरीर से मुताल्लिक बात करेंगे, और मेकअप आर्टिस्ट साजिद वहाब भी होंगे हमारे साथ। तो दोनों को वेलकम करते हैं। पहले साजिद से बात करते हैं। हेलो
कैसे हो साजिद साहब? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं, तुम कहाँ हो अभी और किसका मेकअप चल रहा है? कोई शूट पे हो ड्रामे की कहीं? मैं I'm in Murray right now. We are shooting for a new drama इस सनम सईद का, और उसी में मैं बिजी हूँ। अच्छा, मिस मारिया का? बस यही हो रहा है, बहुत सर्दी है। बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं भाई साजिद आप, माशाल्लाह बहुत। मंटो तो कंप्लीट हो चुका है, इट्स अ न्यू ड्रामा, अभी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये साजिद इस लुक के बारे में बताओ, ये इतनी जबरदस्त लुक थी, कैसे क्रिएट की? बहुत खूबसूरत। जरा मेकअप का बताओ, तुम अपने हिसाब से जादू कैसे दिखाया? बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह सजल। थैंक यू सो मच नादिया जी, थैंक यू। मेकअप कैसे आपका भी करता हूँ, आपको पता है। बस मेकअप स्टार्ट करते हैं और फिर एक लुक क्रिएट होता है। हाँ, ये था कि कुछ सोचा था थोड़ा सा कि कैसे क्रिएट करेंगे। ड्रेस को देखा था, सजल को और सनम दोनों को। सनम का लुक चेंज करना था बिल्कुल मुझे, और मारिया जैसा ही, सनम मारिया जैसा ही दिखाना था, थोड़ा डिफरेंट दिखाना था, तो मैंने उनके बालों को थोड़ा टेक्सचर में दिया ज्यादा। अच्छा, ये सज्जल के बाल बता, देखो साजिद शादी का सीजन चल रहा है बेटा, बता दो ये बाल कैसे बनाए थे? ये मायरा खान वाला वो वाला मसला जो है, आंखें उड़ गई थी, और वो वाला मसला तो नहीं हुआ? बड़े सही थे ये बाल। थैंक यू नादिया जी, आप हमेशा मेरे काम को इतना अच्छा कहती हैं। बस क्रिएट ऐसे किया कि नदीम भाई ने एक बड़े अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी थी, उसको समझा मैंने, और फिर उसके हिसाब से उनकी स्किन टोन, उनके बाल, उनकी साड़ी कैसे डिजाइन होगी, पूरा क्रिएट किया। और सजल के साथ भी इस तरह था कि शादी के लुक के लिए शी आस्क मी, सो मैंने वो बहुत अच्छा कोई खास मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया इसमें? बेस जरा बता दो, मैं तो डायरेक्ट मत बता रही हूँ कि भाई हेल्प करो। बेस कौन सी थी, लिपस्टिक कौन सी यूज की? मेरे पास आयना ब्यूटी की बहुत अच्छी सी चीजें आई हुई थी, कुछ उन्होंने पीआर भेजा था मुझे, उनकी लिपस्टिक मैंने बहुत यूज की है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और आवर ग्लास की कुछ चीजें थी, और बेस थी वो मैं लामेर यूज करता हूँ ज्यादा, मुझे वो पसंद है। वेरी नाइस। और ये लिपस्टिक कौन सा शेड था भाई? लिपस्टिक बड़ी प्यारी थी। शार्लेट टिल्बरी, द मीडियम वन, मीडियम पिलो टॉप। तो अब साजिद, मैं चाह रही हूँ ताकि एग्जैक्टली नहीं, मैं देखो हम आएंगे तुम्हारा। सज्जल ने कौन सा मेकअप इस्तेमाल किया एग्जैक्टली, हमने वो बताना। आई शेड कौन से थे? आई शेड कौन सी किट थी? I'm gonna recreate this look बहुत जल्दी। और फिर मुझे मेरी शूट पर लोग बुला रहे हैं और हमारा हाय साजिद। अच्छा बाल बताओ, ये जो बाल ऐसे जबरदस्त इस तरह, ये जेल का इस्तेमाल था इसमें या वो वैक्स थी? किस तरह बाल ऐसे? हल्का सा मूस था, मूस मैं यूज किया था टू होल्ड द कर्ल्स, बिकॉज पूरा दिन गर्मी में शूट होता था, और उसके लिए बस ये किया। और उसके अलावा इतना कोई खास वो नहीं था कि बहुत मेहनत करनी पड़ी लुक के ऊपर। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट्स मैंने हेयर प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि बाल बचाने होते हैं थोड़े मुझे, मेरा थोड़ा ऐसे चलता है। साजिद हमारे साथी अभी जा तो नहीं रहे ना, तेजी में तो नहीं है ना? सारे सवाल हो जाएंगे अभी और भी आपके। मैं बहुत मसरूफ हूं, मेरी हिट हो गई है। अली अफजल आपको भी वेलकम करते हैं शो पर। मुझे कहिएगा, आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहे हैं, और वो इशू बेस्ड आ रहे हैं हमने देखा, या फिर किसी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस करते हैं, तो इस पर आपका क्या कह रहा है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी बिल्कुल। जी, रियलिस्टिक ड्रामे आ रहे हैं, ये तो शुरू से ऐसा ही आ रहा है कि हम यही सुनते हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है वही दिखा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं, वही बता रहे हैं। लेकिन सोसाइटी में तो इससे ज्यादा भी 4 कदम आगे चीजें होती हैं, उनको सेंसर करके ही लिखा जाता है, सेंसर करके ही बताया जाता है। अगर मुझसे पूछते हैं तो ये जो ड्रामे का टाइटल है ये स्टोरी को मैच ही नहीं करता। मेरे लिए इसका नाम होना चाहिए था मैं डॉन नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि इसका जो मेन कैरेक्टर मंटो का है, मेरे लिए स्टोरी में वो एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर है, मेन क्यों लग रहा है क्योंकि उसकी कास्ट मेन है हमायूं, इसमें हमायूं की जगह आप किसी और को ले लेते तो ये मेन स्टोरी डॉन्स की है। तो मंटो का कैरेक्टर उस स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है। हर कैरेक्टर के मेन कैरेक्टरों के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही मेन स्टोरी के साथ भी सपोर्टिंग स्टोरी होती है। ये वाली जो स्टोरी हमने देखी है स्क्रीन पे, ये मेन स्टोरी तो 2 डॉन फैमिली की है। सही। तो मंटो की स्टोरी लाइन है वो तो स्पोर्टिंग कैरेक्टर, स्पोर्टिंग स्टोरी है। होना क्या चाहिए था अगर आपने ये टाइटल रखा है और मंटो का नाम जी बिल्कुल यूज किया है बिल्कुल, तो मंटो के कैरेक्टर ने स्टोरी लेके चलना थी और डॉन की स्टोरी ने उस स्टोरी को सपोर्ट करना था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेन स्टोरी चल रही है डॉन की
और मंटो का कैरेक्टर और मंटो की मोहब्बत, मंटो की कहानी, उस कहानी और मंटो देखे ना अली, इतना फैसिनेटिंग कैरेक्टर, और ज़ाहिर मंटो की जो तनकीदी उनका एक नजर, और तो मैं मंटो नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैंने भी ये ड्रामा देखना शुरू किया था और फिर मैंने एपिसोड्स मिस कर दिए क्योंकि मुझे वो फील नहीं मिल रहा था। मैं मंटो का ही नाम देख के और वही गिमिक था और उसी को कैश किया गया, द नेम ऑफ मंटो। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब एक्चुअली मुझे क्या लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मुझे लगता है कि ये उनका स्टाइल है कि वो बाय नेम टाइटल रखते हैं ड्रामों के। मैं मंटो नेम से पहले बूटा तो अक्टूबर से चार का चंदू आ गया, मैं मर गई शौकत अली, तो उनके प्यारे अफजल। तो क्या होता है कि उनके टाइटल्स में ना मेल और फीमेल नामों का यूज होता है, तो उसमें उनके नाम में पहले आया इंस्पिरेशन आई में मंटो ने टाइटल आ गया। अब उन्होंने इसको लिखना था लिटरेचर के, मैंने भी इसीलिए देखना शुरू किया कि मंटो का नाम है तो लिटरेचर से जुड़ा हुआ होगा कुछ, लेकिन ऐसा तो नहीं। या नहीं है तो कैसे है नहीं है? मैंने नादिया से भी ये सवाल किया था कि मंटो नहीं है तो कैसे नहीं है? ये तो गड़बड़ एक हुई। लेकिन अली अफजल, जो सबसे बड़ा इसमें मसला था, जो कि लोगों को इतराज था इस पे, वो था कि जी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में मोहब्बत, रिश्ता, और स्टूडेंट्स का उसको इंडोर्स करना, टीचर का वैलिडेट करना मिस मारिया का, कि इसमें कोई बुराई नहीं की। अगर टीचर और स्टूडेंट में मोहब्बत होती है, फेयर होता है, कोई बुराई नहीं, मोहब्बत होती है, कोई बुराई। जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी इस पे जरूर बात करें प्लीज। जी, मोहब्बत तो किसी एज में भी हो सकती है। मानो तुलसी साहब ने भी कहा था कि मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं होती जिसमें एज लिमिट मान लिया, वो पूरी लाइफ कभी भी हो सकती है। लेकिन हर एज की जो मोहब्बत का इजहार करने का तरीका होता है ना, वो चेंज हो जाता है। एक 40-45 साल की एज में जब मोहब्बत होती है, उसका तरीका, उसका जो एक्सप्रेशन और जो आप जो इजहार करते हैं, वो टीन एजर की तरह नहीं कर सकते। आप लड़की के घर पे नहीं पहुंच जाते मुंह उठा के रिश्ता मांगने के लिए कि मुझे आपकी बेटे से मोहब्बत होगी, मुझे रिश्ता दे दे। ये नेगेटिव चीज है। ये वाला चीज जो मंटो करता है मोहब्बत में, कि लड़की के घर पे पहुंच गया डॉन से अपना रिश्ता मांगने के लिए, ये वाली चीज पता किसने करनी थी? जो दूसरा कैरेक्टर फरहाद, उसको भी उसी लड़की से मोहब्बत है। वो मुंह उठा के जाता है डॉन के घर पे और कहता है कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो ये नेगेटिव एलिमेंट है, तो नेगेटिव कैरेक्टर को अच्छा लगता है। एक लेक्चरर, पढ़ा लिखा, मैच्योर कैरेक्टर ऐसी हरकत करता हुआ बुरा लगता है। बेशक, और ये कि जरूरत भी नहीं थी। अगर महमल उस स्टूडेंट ना भी होती तो ये ड्रामा बन जाता। पता को स्टूडेंट ही दिखाया गया जिसका स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, हुआ क्या है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, माइट बी रॉन्ग, कि मंटो का टाइटल आया, माइंड में राइटर के उन्होंने लिखना शुरू किया, अदब से जुड़ा हुआ ही था, स्टूडेंट ही थी। लेकिन मेन स्टोरी जो इस स्टोरी का वन लाइनर है, शायद राइटर को भी आइडिया ना हो कि लाइनर ये बनता है। वो लाइनर ये, एक पढ़ा लिखा बुज़दिल इंसान, शरीफ नहीं कहूंगा, बुज़दिल इंसान, तो मोहब्बत करने से ही डरता है। लेकिन जब उसे मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत भी डॉन की बेटी से हुई, तो वो मोहब्बत में बहादुर हो जाता है। और बहादुर और बेशर्म होने में थोड़ा सी फर्क है, वो दोनों हो गए, लेकिन उस कैरेक्टर को रियलाइज नहीं हुआ। और देखिए वो बिल्कुल आपसे कह रहे कि टॉक ऑफ द टाउन भी नहीं बनाना एक कैरेक्टर, यानी हुमायूं से कोई बात नहीं कर रहा कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कौन सा? मुझे साइमा जी का कैरेक्टर लग रहा है, वो मतलब भी जो थोड़ा सा लाइमलाइट में आया, वो भी बड़ा बहुत प्रॉमिसिंग। जी एक्चुअली क्या होता है कि हर राइटर का अपना स्टाइल है। खलील साहब का स्टाइल थोड़ा सा ये है शुरू से ही कि जो उनकी स्टोरी है ना, उनके मेन कैरेक्टर लेके नहीं चलते, आस पड़ोस वाले लेके चलते हैं। लड़की की बहन को पता होता है, यहाँ उसके पुप्पो को पता है। क्या एक चीज और है, लड़की को शुरू में यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे थे, पुप्पो जी ने जिद की और उसका यूनिवर्सिटी जाना अलाउ करवा दिया। और मैंने ये सोचा कि जब ये मंटो की मोहब्बत में पड़ेगी तो सबने कहना देखा यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं भेज रहे थे। अरे यूनिवर्सिटी ने उस कैरेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो घर पुप्पो जन बैठी है ना, पूछती मंटो कैसा दिखता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, उसकी बातों में उस कैरेक्टर का तुम्हारे तरफ किया है कि उसके बारे में इतनी बात हो रही है। दूसरा ये कि मंटो को नहीं पता उसको किससे मोहब्बत है, लेकिन उसकी पड़ोसन को पता है। वो मंटो कह रहा है मुझे नहीं मोहब्बत नहीं, आपको मोहब्बत है, जबरदस्ती करवा दी बातें कर करके। इधर मेमल के साथ भी ऐसा ही है, पुप्पो जान बात कर रही है। और दूसरी एक चीज है, एक नेगेटिव कैरेक्टर जिससे पूरी स्टोरी खड़ी है, फरहाद जी, जो मेमल की मोहब्बत में पागल हो रहा है, मारने पे तुला हुआ है, उसके सीन कितने सीन नहीं, बिल्कुल जो सबसे पावरफुल और एंटरटेनिंग कैरेक्टर था, सीन नहीं है। और मिस मारिया और मंटो जो है, इनके खत्म ही नहीं होते थे सीन।
और एक चीज और है, डायलॉग देखिए, डायलॉग खलील साहब से बहुत अच्छा कोई यहाँ पे लिखने वाला कोई नहीं है, मुझे उसको स्टैम्प करने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती बहुत अच्छा फिक्रा लिखते हैं। लेकिन डायलॉग लिखने के चक्कर में आप बहुत सारी ऐसी चीजें लिख जाते हैं, जैसे एक जगह था कि मैं उसको हाथ लगा के जिंदा कर रही हूँ। जिंदा कौन करता है? ये तो अल्लाह का काम है ना, जिंदा कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात ये, मोहब्बत जितनी भी सच्ची हो, वो इमोशनली जिंदा करने की बात हो रही थी ना, इमोशनली जिंदा करने की नहीं, कुछ मुहावरों का भी बहुत ही अजीब इस्तेमाल गलत टाइम पे, और कुछ चीजें बिल्कुल गलत भी जुमले थे जो और टर्म्स थी कि जो कि मतलब ही नहीं सही निकल रहा था। लेकिन आपको लगता है कि पूरा थ्रू आउट फिलॉसफी चलना किसी ड्रामे में आज के टाइम एंड एज में, लेकिन शायर को जरा देते हैं ना, शायर को जरा मार्जिन देते हैं ना, ये शायर भी है खलील। देखो एक दो जुमले फिलॉसफी समझ आई सिचुएशन, लेकिन यहाँ शुरू से आखिर तक फिलॉसफी चल रही है। ये क्या आजकल के जमाने में समझ आते हैं ये चीज? जी जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़ने सुनने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सुनने की हद तक होती है। बहुत से फिक्रे, बहुत से डायलॉग जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका रियलिटी या रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। इसी तरह से एक चीज और है, इसमें जो डॉन है वो डॉन नजर नहीं है, वो बाप ही। आप उनसे भी किसी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े किसी डायरेक्टर राइटर से बात करेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन भी देगा कि लड़की का बाप डॉन है, लेकिन हमने वो एंगल डिस्कस नहीं किया। हमने क्या किया, हम एज ए बाप, एज ए फादर ही वो ज्यादा उसको यूज किया है। अदरवाइज दोनों तरफ ही डॉन है, तो डॉन वाली कोई चीज, कोई सीन देखा हमने? कोई ऐसा सीन नहीं जिसमें लगे कि ये डॉन है। उसको तो कोई भी सुना के चला जाता का किरदार भी बड़ा हमने कोई स्ट्रांग नहीं देखा। अक्सर होता है ऐसे ड्रामास में जो मीडिएट कराते हैं दो फैमिलीज के अंदर, वो भी जरा स्ट्रांग। कुछ चीजें देखिए होता है क्या है, इसमें एक्टर तो सब बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, डायरेक्शन कमाल की थी, प्रोडक्शन डिजाइन ओके था, सारा कुछ। ये खलील साहब के बेटे ने एक कैरेक्टर प्ले किया और नो डाउट वो चाइल्ड स्टार है, तो वो बहुत अच्छा एक्टर है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन बात क्या है, अगर मंगेतर कैरेक्टर, नेमल का जो मंगेतर है, मेल कैरेक्टर जो खलील साहब के बेटे ने किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर वो ना कर रहे होते, इसमें कोई और कास्ट होता, तो जो गोली उसके बाप को लगी ना, उसके बाप को नहीं लगनी थी, वो उसी को लगनी थी, वो कैरेक्टर खत्म हो जाना था। असूलन आप सही कि अली, बहुत सही बात की आपने जी, उसका खत्म होना बनता था जी। और एक चीज मुझे और याद आ गई इस प्रोजेक्ट को लेके, वो ये होता है कि बिना गैरत की मोहब्बत ना कोई, वो कुछ भी हो सकती है, मोहब्बत नहीं होती। आपको किसी से मंगनी की, मोहब्बत की, आपने किसी के लिए उसको छोड़ दिया, आप अपने रास्ते, आपकी मंगेतर आपकी वो अपने रास्ते, लेकिन आप उसके चाहने वाले के पास जाके चाय कॉफी पे अपनी मंगेतर डिस्कस नहीं करते जिसको आपने छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे पास की जा रही है, जी आप में ले लें, अब आपकी हुई, अब ये तुम्हारी हुई, अब वो तुम्हारी हुई। जी लास्ट एपिसोड की बात कर लें, मतलब जो उनका एक्स मंगेतर है और मंटो साहब इकट्ठे एंटर हुए शादी हॉल में, और वो हंस के कह रहे हैं कि पुरानी महबूबा को 21 तोपों की सलामी देने आ रहे, मतलब तंज कर रहे हो आप अपनी एक्स मंगेतर पे, हंसते हुए कह रहे हो आप ये कि ये तो गली मोहल्ले के लड़के करते हैं, अपने महबूबा हो तो ऐसे डिस्कस करते हैं गली चौराहों में बैठ के, ऐसे नहीं करते। एक चीज और है, पूरे ड्रामे, अच्छा राइटर साहब का थोड़ा सा, खलील साहब मेरे उस्तादों में से है, लेकिन क्या है कि उनका स्टाइल ये है कि जो वो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। पूरे ड्रामे में बाबर अली साहब का जो कैरेक्टर है वो ये कहता रहा कि दुश्मन की माँ बेटी को नजर भर के नहीं देखते, इज्जत करते हैं उसकी। और पूरे ड्रामे में एक ही दफा जो पुप्पो का कैरेक्टर साइमा जी ने प्ले किया, एक ही दफा उनके सामने आई है जो उनकी जवानी की मोहब्बत है, और जब वो सामने आई है तो आप खुद पलक झपकना ही भूल गए। जो आप पूरे एपिसोड में, पूरे ड्रामे में, पूरे प्रोजेक्ट में आप अपने बेटे को समझा रहे हो कि दुश्मन की बेटी की माँ बहन की इज्जत करते हैं, लेकिन आपके सामने दुश्मन की बेटी, उसी को जबरदस्ती से मतलब उठवा ही लिया तकरीबन, जो जबरदस्ती उसको की, मजबूर किया कि जी शादी उसको करनी पड़े, बेटे को उठवा लिया, वैसे ये तो बेटे को किडनैप कर लिया। रिएक्शन भी हो सकता है ना, पुरानी मोहब्बत उनकी है, वो काफी अरसे से नहीं देखा उन्होंने, ऐसा कोई नहीं था। देखिए ना ये तो जी जी जी, और फरहाद भी तो मोहब्बत कर रहा है। देखिए मोहब्बत करने का तरीका सेम था। देखिए फरहाद नेगेटिव कैरेक्टर था, जान मोहब्बत में किसने दी? फरहाद ने। मंटो साहब तो हाथ बांध के खड़े, लास्ट एपिसोड में उनको तो फ्री में प्लेट में रख के दे दी गई उनकी मोहब्बत। अच्छा चले जी, हम जो इसका सबसे अजीब कैरेक्टर था वो थी मिस मारिया और मिस्टर मंटो, और उनके 12 करोड़ सीन्स,
ये बताएं ये कैरेक्टर क्यों लिखा गया, क्या राइटर क्या सोच रहे थे मिस मारिया के बाद में लिखते हैं? देखिए एक तो अच्छी बात है मंटो के साथ मारिया का कैरेक्टर लिखा गया। अगर वो फीमेल या मारिया का कैरेक्टर ना होता तो वो किसी मेल का कैरेक्टर होना था। मंटो साहब का कोई दोस्त होना था जो उसको कलीग है, तो वो बहुत ही अजीब ही है कि जो हीरो का दोस्त होता है ना वो हीरो से भी ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा पता होता है, वो उसको गाइड कर रहा होता है, लेकिन उसकी खुद की कोई जिंदगी नहीं होती। और ये तो अच्छा एंगल था कि मंटो के साथ जो फीमेल कैरेक्टर लिखा गया उसके कलीग का वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो कैरेक्टर ताने देता रहा मंटो को, आप तो बुझते हो, आप तो डरते हो, खुद भी तो बुझते हो, आप जो उसको खाना खिला रही हो, केयर कर रही हो, पैम्पर कर रही हो, क्या आप पड़ोसी और सवाब कमाने के लिए कर रही हो? नहीं, आप उससे मोहब्बत करते हो तो बात भी दिखाओ ना, बता दो मंटो साहब को कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ। आप खुद कह नहीं रही हो, आप कुछ बोल नहीं रही हो, मंटो को ताने दे रहे हो कि आप मेरे से मोहब्बत करते हो, डरते हो, बता नहीं रहे हो, इजहार नहीं कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो। जी बड़ा बेलाग तबसरा कर रहे हैं अली तो आप आसान लफ्जों में कोई वजूहात तो नहीं है, एज अ जर्नलिस्ट में जानना चाह रहा हूँ, इसकी कोई पुरानी कोई कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं है आपकी? किसके साथ ऐसे? नहीं जो अच्छी क्या होता है देखिए, आई थिंक बहुत बारीकी से अली ने देखा है। जी 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 सही नहीं, मैंने ऐसे क्लैरिटी चाह रहा था। अली थोड़ा सा सिंपल इसमें बताएं 2-3 जुमलों में कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस सीरियल। एक्चुअली खलील साहब ना लाइनर नहीं लिखते, जो बाकी राइटर होते हैं उनको स्टार्ट और एंडिंग पता होती है। खलील साहब एपिसोड लिखना स्टार्ट करते हैं, कहानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी शायद उनको भी पता नहीं होता। शुरू जब लिखा गया, टाइटल रखा गया तो वो था अदब से जुड़ा हुआ था, और मंटो साहब जो रियल वाले मंटो साहब थे वहां से उनको उन्होंने बात करनी थी, और ये 2 सिनेरियो में बात की गई है। ये एज ए राइटर बोल रहे थे टाइटल को मैं मंटो नहीं हूँ, या उनका कैरेक्टर बोल रहा है कि मैं मंटो नहीं, कैरेक्टर तो नहीं बोल रहा, ये नहीं समझ आ रहा, ये सही कह रहा है, लेना देना नहीं। बिल्कुल सही है। और जब लिखना शुरू किया तो बीच में डॉन की फैमिली की कहानी, एक्चुअली उनके माइंड में 2 कहानियां थी, शायद इस प्रेशर होता है, वो थोड़े वक्त में ज्यादा लिख रहा होता है ना जो राइटर, तो फिर वो इस तरह टेक्निकलिटीज में बहुत सी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो इनके यहाँ हुई कि 2 प्रोजेक्ट को एक बना दिया गया। डॉन की स्टोरी और है, जो एक्चुअली एक चीज और है, लाहौर में बालाज एक है जो डॉन है, और जो उनकी खानदानी दुश्मनी वाले मामले ही है, और उस बालाज का नाम रख के फराज कर दिया। तो मुझे लगा कि जैसे उसी से इंस्पायर्ड हुए, तो इसमें कोई इशू नहीं है, राइटर कहीं से भी इंस्पायर्ड हो सकता है, वो इशू नहीं है। लेकिन मंटो की मोहब्बत, मंटो की बुज़दिली, वो कहानी और है, और डॉन की दो फैमिली की स्टोरी लाइन है वो और है, तो दोनों को मिक्स कर दिएगा। तो मेन स्टोरी कौन सी है? डॉन वाली फैमिली की मेन स्टोरी है। डॉन जो मंटो की स्टोरी लाइन है वो तो स्पोर्टिंग स्टोरी लाइन है, वो स्टोरी को सपोर्ट कर रही है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मंटो का कैरेक्टर अगर हमायूं ना कर रहा होता, कोई और कर रहा होता, तो किसी ने इतना फोकस भी नहीं करना, उन्हें लगना था ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर है। असल कहानी तो मुझे अच्छा एक चीज और है, मेन कैरेक्टर मंटो का हमायूं साहब ने किया है, लेकिन उनकी मंगेतर के जो लड़का है, जो खलील साहब के बेटे जिन्होंने बहुत अच्छा उसको किया अपना कैरेक्टर को, उनके सीन और उनका स्क्रीन टाइम मंटो से कहीं ज्यादा है। उनके डायलॉग, उनके सीन खलील साहब ने बहुत दिल से लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो अगर हमायूं उस कैरेक्टर में होता और कहानी थोड़ी चेंज हो, फिर भी आप कर सकते थे, तो हीरो वही लग रहा था, मेन स्टोरी वही लग रही थी। अच्छा, और ये लास्ट एपिसोड बताएं, आर यू हैप्पी विद द एंडिंग? एंड में बताएं। देखिए मैं फिर क्या कहता, ये पूरी कहानी मेन कैरेक्टर लेके चले ही नहीं है। मेन कैरेक्टर जिन्होंने पर एपिसोड 4 लाख 5 लाख चार्ज करते, आपके पास मेन कैरेक्टर है, पूरा का पूरा क्रू आपके एक पट पे है, और आपके स्टोरी की एंडिंग कौन कर रहे हैं? जो पर डे के हिसाब से अहमद साहब भी बहुत अच्छे एक्टर है, वो कहानी की एंडिंग कर रहे हैं। यानी कि लास्ट एपिसोड में भी आपके मेन कैरेक्टरों के पास कुछ करने को नहीं था। तो आप समझते हैं थोड़ा डिफरेंट कुछ होना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं ना कि 2 स्टोरीज चल रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टोरी लाइन है ना, वो आपके मेन कैरेक्टर सुनाते अच्छे लगते हैं, ना कि उसके आस पड़ोस वाले कैरेक्टर। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली ने बहुत तफसील से, बल्कि मुझे बड़ा सीखने को मिला अली जी। लेकिन स्टिल इन स्पाइट ऑफ द फ्लॉज हमारे ड्रामाज बहुत ज़बरदस्त होते हैं, दुनिया भर में देखे जाते हैं, माने जाते हैं,
और वी लव आवर ड्रामा। बड़ा रूथलेस लेकिन तज्जिया था आज, मुझे लगा वैसे वो तो है, वो भी जरूरी। पता है क्या, इन तज्जियों का फायदा ही होता है कि ड्रामा इंडस्ट्री आई थिंक इंप्रूव ही करेगी, बेहतर ही करेगी। मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स बताते हैं कि हम शूट कर रहे होते हैं ना, तो हम डांटते हैं उसको प्रोडक्शन वालों के, कह रहे ये तुमने कमी छोड़ दी, देखना फिर ये जो है ना वो पीछे पड़ जाएंगे, लोग कहना शुरू कर देंगे। हाँ जी, वो क्रिटिक्स बात करेंगे तो बिल्कुल बात करेंगे, तो वो एक खौफ होना, एक अलर्टनेस जरूरी है कि आपके ऊपर नजर है और उससे बेहतरी होगी ड्रामे की। बिल्कुल ऐसे। और शो की भी एंडिंग हमने करनी है, ड्रामा तो ये खत्म हो गया, आपने सुख का सांस लिया है, लेकिन शो की एंडिंग करनी है। थोड़ा सा हमें होता है कि फिर कल मुलाकात होगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए। फीडबैक अपना देते रहिएगा। नादिया और ज़ुएब को दीजिए इजाजत, कल आपसे मुलाकात ऐसे नहीं होता है। हाँ, तब तक के लिए मैं सोच रही बचपन तब तक कौन होता है, तब तक क्या है, लेकिन आप समझ आ गए तो तब तक के लिए, यानी कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इश्तराक हासिल है, अभी ना शुरू कर दें आप इस शो को पहुंचाने के लिए। ताउन किया है, क्या बात है जी। 90s की 90s 80s की क्या बात है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, वो ताउन ही खत्म नहीं होता था ड्रामे के, आप वेट कर रहे हैं और वो ताउन ही चलता रहता था 20 मिनट तक। लेकिन क्या बिजनेस के डेज थे उस वक्त, क्या व्यूअरशिप होती थी, क्या बिजनेस होता था, क्या स्पॉन्सर्स होते थे उस वक्त। बट एनीवे, अब हम इजाजत लेंगे, बाकी कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुएब को दीजिए इजाजत।